हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों ने ढेर सारी शुभकामनाएं दी है गुरु पूर्णिमा की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में ईश्वर आपको बहुत तरक्की दे। आगे जाकर एमएससी नर्सिंग और पीएचडी नर्सिंग करो बेटा, है ना। आज हम एक टॉपिक के पे डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग का मतलब ये होता है कि कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं, कौन कौन सी ऐसी मेथड्स हैं जिनके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाए। और उन मेथड्स के द्वारा वो मेथड्स कैसी होना चाहिए, बच्चों की रुचि के अनुसार होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बच्चों की एज, एबिलिटी और एप्टीट्यूड के आधार पर होना चाहिए। जो 3A है, एज, एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड। तो ये हम डिस्कस करेंगे। अभी हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी मेथड्स ऑफ टीचिंग है जिसके द्वारा एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है। तो ये इस स्लाइड पे हम देखेंगे कि कौन कौन सी मेथड्स ऑफ टीचिंग है ना। तो अब जैसे लेक्चर मेथड में हम देखें तो पहला आता डेमोस्ट्रेशन। बच्चों को डेमोस्ट्रेशन के द्वारा भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, टीचिंग किया जाता है। दूसरी मेथड है ग्रुप डिस्कशन। ये इनको सबको हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। तो पहला डेमोस्ट्रेशन मेथड, ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, सिंपोजियम, पैनल डिस्कशन, रोल प्ले, प्रोजेक्ट, फील्ड ट्रिप, वर्कशॉप। और एग्जीबिशन में है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर असिस्टेंट टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मॉड्यूल एंड सिमुलेशन। तो दीज आर द टीचिंग मेथड्स। ठीक है, तो याद रखना, डेमोस्ट्रेशन मेथड, ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, सिंपोजियम, पैनल डिस्कशन, रोल प्ले, प्रोजेक्ट, फील्ड ट्रिप, वर्कशॉप, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग, micro teaching, problem based learning, self instruction module and simulation. These are the various types of teaching method through which the teacher used to teach the student. ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि what are the different type of teaching method, explain one of them. कहने का मतलब है कि पढ़ाने की कौन कौन सी मेथड्स होती हैं और उनमें से किसी एक को एक्सप्लेन करें। सपोज करो आपको डेमोस्ट्रेशन मेथड अच्छे से स्टडी है, डेमोस्ट्रेशन मेथड को आपने डीप में पढ़ा है, तो आप डेमोस्ट्रेशन को एक्सप्लेन कर दीजिए। डेमोस्ट्रेशन मेथड की डेफिनेशन क्या है, उसके डिमेरिट डीमेरिट क्या क्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम अब इन एक एक मेथड को हम आगे जाकर डेप्थ में देखने वाले हैं। अब हम देखते हैं फर्स्ट मेथड, ग्रुप डिस्कशन। अब जैसे कि ये डायग्राम है, आपने देखा कि ग्रुप डिस्कशन करके भी टीचर्स कभी बच्चों के साथ ग्रुप डिस्कशन करके भी बहुत कुछ टीचिंग करते हैं या बहुत कुछ बच्चे सीखते हैं ग्रुप डिस्कशन के द्वारा। तो आपको डायग्राम याद रहेगा एग्जाम के समय कि ग्रुप डिस्कशन भी एक टाइप ऑफ टीचिंग मेथड है। अब हम ग्रुप डिस्कशन को डेप्थ में देखते हैं कि ग्रुप डिस्कशन क्या है। द टर्म, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। द टर्म ग्रुप डिस्कशन स्टैंड फॉर द डिस्कशन हेल्ड विद इन द ग्रुप। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक जो डिस्कशन है, चर्चा है, जो किसके बीच में की जाती है, विद इन द ग्रुप। जैसे इंटरचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन स्टूडेंट एंड द टीचर और अमंग ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। या तो स्टूडेंट और टीचर के बीच में डिस्कशन होता है, या अमंग द स्टूडेंट, या अमंग द टीचर, ये किसी के बीच में भी डिस्कशन हो जाता है। जैसे इसका नाम है ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन के द्वारा भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, दैट इज वन ऑफ द टीचिंग मेथड। अब इसको इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर क्या क्या है, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं ग्रुप डिस्कशन। अब सपोज हमने कहीं पर ग्रुप डिस्कशन रखा है, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से किया जाता है। टीचर इज द लीडर ऑफ दिस ग्रुप ऑन अकाउंट ऑफ हिज स्टेटस, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो क्या है कि ये जो ग्रुप डिस्कशन है, टीचर ऑर्गेनाइज करवाते हैं और टीचर क्या रहते हैं, एज ए लीडर। बच्चों के जो ग्रुप डिस्कशन ऑर्गेनाइज करवाते हैं वो टीचर करवाते हैं और टीचर ही उनका एक लीडर टाइप का रहता है। यूजुअली दिस स्टेजेस एंड स्टेप्स ऑफ 3 इन ग्रुप डिस्कशन। 3 तरह की स्टेजेस होती है, वो लेट अस सी। पहले प्लानिंग एंड सेटिंग।
टीचर क्या करते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं और सेटिंग करते हैं कि भाई ग्रुप डिस्कशन कहाँ पर होना है, उसका वेन्यू कहाँ पर है, किन किन इंटेलिजेंस ग्रुप के बीच में होगा, कौन कौन सी क्लास के बीच में डिस्कशन होना है। एक्टिव, डेमोक्रेटिक एंड यूजफुल, ये कैसा होता है, एक टाइप का एक्टिव इंटरेक्शन होता है, डेमोक्रेटिक होता है। डेमोक्रेटिक मीन्स ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैव द राइट टू स्पीक हिज आइडियाज और हर आइडियाज एंड यूजफुल। तो ये ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, एक्टिव रहता है, डेमोक्रेटिक रहता है, यूजफुल रहता है। और इवैल्यूएटिंग द आउटकम, इसके जो डिस्कशन होता है उस डिस्कशन का क्या निष्कर्ष निकला है और उस निष्कर्ष का क्या आउटकम होता है, उसका इवैल्यूएशन कैसे होना चाहिए, ये सब सारा ग्रुप डिस्कशन के अंदर, ये सब सारी चीज़ें कौन करते हैं, टीचर्स करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे क्यूज वगैरह होते हैं या कहीं बच्चों के बीच में इंटर स्कूल एक्सचेंज के आइडियाज़ होते हैं, डिबेट होते हैं, कुछ इस तरह के ग्रुप डिस्कशन होते हैं किसी पर्टिकुलर, जैसे दहेज प्रथा है, उसके मेरिट डीमेरिट वॉट एवर इट इज़ बच्चे डिस्कस करते हैं। तो वो उसमें प्लानिंग एंड सेटिंग होती है। एक्टिव, डेमोक्रेटिक और यूजफुल, सभी अपने अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, कोई किसी को ये नहीं रहता है कि भाई आप अपने विचार नहीं प्रकट कर सकते। और वो उसका आखिरी में इवैल्यूएशन होता है और आउटकम होता है। आउटकम मीन्स व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द ग्रुप डिस्कशन। ये इस तरह से 3 स्टेप में होता है। अब इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शंस ये है ग्रुप डिस्कशन के, स्पीक क्लियरली, कंसाइज एंड नॉट रिपीट योरसेल्फ। इसमें ग्रुप डिस्कशन में क्या है कि जो कुछ भी बोलना क्लियर बोलना रहता है, शॉर्ट में बोलना रहता है और बार बार किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ही बोलने का मौका नहीं देना चाहिए। अगर ग्रुप डिस्कशन है तो ईच एंड एवरी हैव टू राइट या गेटिंग द चांस टू एक्सप्रेस हिज आइडिया। हर किसी बच्चे को अपने विचार प्रकट करने के लिए बोला जाएगा, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति बार बार रिपीट नहीं करेगा। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या रहते हैं इसके, स्पीक क्लियरली, कंसाइज, नॉट रिपीट योरसेल्फ, स्पीक ऑडिबली, if you don't not if you do not understand ask them to clarify in polite manner। अगर ग्रुप डिस्कशन के अंदर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप पोलाइट वे में किसी चीज़ को क्लैरिफिकेशन आप मांग सकते हैं। और जब भी बोले आप ऑडिबली बोले, मतलब सबको सुनाई देना चाहिए ग्रुप डिस्कशन में। ऐसा नहीं कि धीरे से बोल दिया तो पूरे ग्रुप ने नहीं सुना। हाउ टू स्पीक इन ए प्रॉपर टोन, नॉट बी हार्श। जब भी हम ग्रुप डिस्कशन में हम बात करते हैं तो हमको बहुत एक पोलाइट वे में बोलना पड़ता है। एक प्रॉपर हमारी टोन होना चाहिए, एक अच्छी टोन होना चाहिए और हमारी टोन किसी के दिल को दुखाने वाली नहीं होना चाहिए ग्रुप में, नॉट बी हार्श। देन इफ यू डू नॉट स्पीक इन एन इंटेलिजेंट मैनर, अदर मेंबर अज्यूम दैट यू आर अनइंटेलिजेंट। कहने का मतलब है कि आप ग्रुप डिस्कशन में अगर आप प्रॉपर बात कर पा रहे हैं, प्रॉपर किसी चीज़ को बुद्धिमत्ता से प्रकट कर रहे हो तो ठीक है। अदरवाइज अनइंटेलिजेंटली बोल करके ग्रुप मेंबर के बीच में एक हंसी का पात्र कभी कभी बन जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए जनरल इंस्ट्रक्शंस। अगले जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है, इफ ए स्टेटमेंट हैज़ टू बी डिसएग्रीड, डू इट इन ए मैनर दैट इज टैक्टफुल। अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा है जिसको अधिकतर लोग डिसएग्री कर रहे हैं तो आपको उसको भी एक टैक्टफुल मैनर में प्रेजेंट करना है। और अगर डिसएग्री है तो ठीक है भैया, इट्स ओके, कोई नहीं मानने को तैयार है तो छोड़ो, उस पर हमको ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है। अवॉइड यूजिंग टेक्निकल टर्म्स दैट आर नॉट अंडरस्टूड बाय द ग्रुप। कुछ टेक्निकल वर्ड हमको अवॉइड करना चाहिए, सिंपल से वर्ड ग्रुप डिस्कशन में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ग्रुप में हर व्यक्ति का अलग अलग लेवल होता है और हम टेक्निकल वर्ड अगर यूज़ करते हैं तो हो सकता है वो सबको समझ में नहीं आए। तो हमें यू मस्ट अवॉइड द टेक्निकल वर्ड्स और ऐसे शब्दों का यूज़ करना चाहिए दैट ईच एंड एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड द थिंग। देन कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द इंडिविजुअल विल ऑल्सो प्ले ए रोल हाउ दे स्पीक। क्योंकि ग्रुप में मैंने कहा पहले ही बताया था कि सब अलग अलग ग्रुप के अलग अलग इंटेलिजेंट अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं और सबका अपना अपना एक प्रेजेंटेशन अलग ढंग से होता है और व्यक्ति कल्चरल बैकग्राउंड के आधार पर ही बात करता है ग्रुप के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमको लेकर के ध्यान में रख के चलना है। तो दीज आर द जनरल इंस्ट्रक्शंस दैट मस्ट बी फॉलो इन ग्रुप डिस्कशन। ठीक है। और उसके एडवांटेज क्या है, जब भी ग्रुप डिस्कशन बच्चे ग्रुप डिस्कस करते हैं तो उसके एडवांटेज क्या है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट। जब हम बच्चों को ग्रुप पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया, हमने उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बच्चों को हमने ग्रुप डिस्कशन करने के लिए बोल दिया है,
तो इसमें हर बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। सपोज अगर मैं आप लोगों को पोस्ट बेसिक स्टूडेंट्स को एक टॉपिक दे दूं और कहूं कि भाई इस टॉपिक पे आप डिस्कस करो, तो आप लोग 38 हो, तो आप लोग सारे लोग अपने अपने 38 आइडियाज निकल के सामने आएंगे ना। तो ये इस तरह से एक एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट, इसके अंदर बच्चों का ही एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। हालांकि टीचर सब कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन स्टूडेंट का ही होता है। देन दूसरा, मोटिवेट्स स्टूडेंट फॉर ग्रुप एक्टिविटीज एंड कोऑपरेटिव टास्क। इसके अंदर क्या होता है कि ग्रुप डिस्कशन बच्चों को मोटिवेट करता है, क्योंकि बच्चों को लिबर्टी दी जाती है अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने के लिए, तो बच्चे खुद मोटिवेट होते हैं ग्रुप एक्टिविटी करने के लिए, और उसके अंदर एक बच्चों के भी अंदर एक टीम स्पिरिट डेवलप हो जाती है, कोऑपरेटिव टास्क रहता है, तो बच्चे अपने आप में एक यूनिटी की फीलिंग आ जाती है, वी फीलिंग आ जाती है, और बच्चों में टीम स्पिरिट डेवलप हो जाती है। देन मोटिवेट टू लिसन बट एट द सेम टाइम यू कैन स्पीक लाइक ए लीडर। इसमें अंदर क्या होता है कि मोटिवेट टू लिसन, ऐसा नहीं कि सभी बोले जा रहे हो, सुन कोई भी नहीं रहा, तो ग्रुप डिस्कशन का कोई मतलब नहीं होगा। एक बोलेगा, बाकी सब सुनेंगे, फिर जब अगले को मौका दिया जाएगा तो ही मस्ट बी स्पीक लाइक ए लीडर। जब भी अगले बच्चे को बोलने का मौका दिया जाएगा तो वो एक लीडर के समान बोलेगा। मीन्स सबको यहाँ पर लिबर्टी दी है अपने विचार प्रकट करने के लिए। तो क्या है, मोटिवेट टू लिसन बट एट द सेम टाइम यू कैन स्पीक लाइक ए लीडर। और ग्रुप डिस्कशन के क्या क्या एडवांटेज है, लेट अस सी। स्टूडेंट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, एनालाइजिंग, सिंथेसाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, इन्फेरिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा। तो इससे क्या क्या होता है, स्टूडेंट में क्या क्या चीज़ें डेवलप होती है, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग यानी गहन चिंतन, अपन बोलते हैं ना गहन चिकित्सा, तो क्रिटिकल मतलब गहन चिंतन करने की बच्चों में आदत डेवलप होती है। किसी टॉपिक को एनालाइज करना, मीन्स क्या उसके मेरिट है, क्या डीमेरिट है, क्या एडवांटेज है, एनालाइज उसको आता है। देन सिंथेसाइजिंग मीन्स वो इतना डिस्कशन हुआ है, उस डिस्कशन में का एक शॉर्ट मीनिंग क्या निकला, उसका रिजल्ट क्या निकला, तो किसी टॉपिक को सिंथेसाइज करना। देन इवैल्यूएट करना मीन्स कितने बच्चों को फ़ायदा हुआ और उसके क्या आउटकम्स हुए। इन्फेरिंग मीन्स उसका सारांश। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी है। तो ये सब सारी चीज़ें बच्चों में ग्रुप डिस्कशन से डेवलप होती है। तो क्या क्या चीज़ें बच्चों में डेवलप हो जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, एनालाइजिंग है, सिंथेसाइजिंग, इवैल्यूएटिंग है, इन्फेरिंग, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सारी चीज़ें बच्चों में ग्रुप डिस्कशन से डेवलप होती है, क्योंकि हम बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हैं डिस्कस करने के लिए। देन 5वें नंबर का क्या, इट टीचर्स स्टूडेंट नॉट टू एक्सेप्ट एनी आइडिया ब्लाइंडली। ये क्या है कि ये इससे ये भी करते हैं, इससे ये भी सीखने को मिलता है, ये या ग्रुप डिस्कशन एक चीज़ ये भी सिखाती है कि स्टूडेंट को ये भी सिखाती है कि किसी भी आइडिया को ब्लाइंडली अपन को फॉलो नहीं करना है, जब तक कि उस पर बहुत सारी लोगों की सहमति न हो। अब उसके हम ग्रुप डिस्कस के थोड़े डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं कि हर चीज़ के मेरिट डिमेरिट होते हैं। तो हम इसके अगर मेरिट भी हैं तो कुछ डिमेरिट भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है, वो हम देख लेते हैं कि क्या डिसएडवांटेज है ग्रुप डिस्कशन का। ग्रुप डिस्कशन में गो आउट ऑफ द ट्रैक, कभी कभी क्या होता है कि ग्रुप डिस्कशन जब हम करने लगते हैं तो हम कभी आउट ऑफ ट्रैक से चले जाते हैं। जो टॉपिक तो अपनी जगह पे रह जाता है और हम टॉपिक से हट के हम चले जाते हैं, और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग, बच्चे बैठे हैं या लोग बैठे हैं जिनके अंदर ग्रुप डिस्कशन, तो हम टॉपिक से हम हट जाते हैं, और जो टॉपिक तो हमारे एक तरफ ही रह जाता है और पता नहीं हम किस और टॉपिक पे चले जाते हैं, कभी कभी ये भी होता है। तो क्या है, ग्रुप डिस्कशन में गो आउट ऑफ द ट्रैक। दूसरा क्या डिसएडवांटेज है, रिक्वायर मोर स्पेस देन द लेक्चर। ग्रुप डिस्कशन में क्या है कि इसमें क्योंकि बड़ा ग्रुप रहेगा, इसमें लेक्चर से ज़्यादा जो लेक्चर मेथड होती है उससे ज़्यादा समय स्पेस लगती है किसमें, ग्रुप डिस्कशन में। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। ग्रुप डिस्कशन क्या है, टाइम बहुत लगता है, क्योंकि यहाँ पर हर लोग का विचार अपन को सुनना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड है। तो जो ग्रुप डिस्कशन का सदस्य है सबकी हमको सुनना पड़ता है, दैट्स व्हाई इट इज टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा समय लेता है। लेक्चर मेथड में क्या है कि टीचर आए हैं, क्योंकि लेक्चर मेथड में क्या है, टीचर सेंटर्ड है ये लेक्चर मेथड, टीचर सेंटर है। टीचर आते हैं, अपने पढ़ा के चले जाते हैं, बच्चे चुपचाप बैठे रहते हैं, टीचर पढ़ाते जाते हैं और वो सीक्वेंस वाइज पढ़ाते जाते हैं और बच्चे नोट्स लेते रहते हैं। इसके अंदर बच्चे केवल एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं रहता, वो बैठ के सुनते रहते हैं, दे आर द लिसनर।
वो टीचर सेंटर्ड है, लेकिन ये क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड है डिस्कशन मेथड, तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग, देन इट इज डिफिकल्ट टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ मेनी स्मॉल ग्रुप। अगर बहुत सारे ग्रुप बना दिए हमने तो हमको उतने सारे हर ग्रुप को मॉनिटर करने के अलग अलग बहुत सारे टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे इवैल्यूएटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमारे लिए बड़ा मुश्किल वाला काम होता है। तो इज इट डिफिकल्ट टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ मेनी स्मॉल ग्रुप। समझ में आया? नेक्स्ट है, नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है ग्रुप डिस्कशन के? व्हेन डोमिनेंट मेंबर आर नॉट कंट्रोल्ड इट कैन अफेक्ट द अदर मेंबर्स पार्टिसिपेशन। यस, अगर कोई मेंबर ग्रुप डिस्कशन में कोई मेंबर ऐसा है जो सबको डोमिनेट कर रहा है और वो बार बार वही बोले जा रहा है, बाकी दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा है, तो अगर उस डोमिनेंट मेंबर है, अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो वो क्या करेगा, दूसरे मेंबर के पार्टिसिपेशन को भी अफेक्ट करेगा। दूसरे मेंबर बैठे रहेंगे लेकिन उन लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा और वो बार बार बोल करके अपनी बात को एग्री करवा लेगा, हर व्यक्ति को बोलने का मौका नहीं मिल पाता। दिस इज द वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द ग्रुप डिस्कशन। अब ये हमने देख लिया ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन में हमने क्या क्या देखा कि भाई पहली बात तो हमने ये देखा कि ग्रुप डिस्कशन कैसा प्रोसीजर होता है, कौन सी 3 स्टेप होती है, प्लानिंग एंड सेटिंग, एक्टिव एंड डेमोक्रेटिक एंड यूजफुल होती है, इवैल्यूएटिंग द आउटकम। देन हमने इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस देखे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने ग्रुप डिस्कशन के एडवांटेज देखे हैं, डिसएडवांटेज देखे। अब हम अगली मेथड्स ऑफ टीचिंग लेते हैं, सेमिनार, ठीक है। जिस तरह से ये आपके सामने एक डायग्राम दिखाया गया है कि सामने सेमिनार चल रहा है, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, आप लोगों ने भी सेमिनार अटेंड करे होंगे, ठीक है। तो ये सेमिनार मेथड, ये देखिए सेमिनार चल रहा है। अब हम ये देखते हैं कि सेमिनार का मीनिंग क्या होता है। और मीटिंग फॉर डिस्कशन और ट्रेनिंग, ये क्या है, सेमिनार क्या है कि एक टाइप की मीटिंग है फॉर डिस्कशन और ट्रेनिंग, कहीं डिस्कशन करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए एक मीटिंग होती है जिसको सेमिनार कहते हैं। दूसरा मीनिंग क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट मीटिंग टुगेदर टू डिस्कस टॉपिक विद टीचर। ये इसमें क्या होता है कि सेमिनार में ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वहाँ बैठे रहते हैं टुगेदर टू डिस्कस टॉपिक विद टीचर, टीचर रहते हैं वहाँ पे। जो सेमिनार में वो स्टूडेंट पे नहीं छोड़ा जाता, वहाँ टीचर रहते हैं। तो ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट मीटिंग टुगेदर टू डिस्कस टॉपिक विद टीचर। और थर्ड नंबर पे क्या है, द ग्रुप ऑफ सुपरवाइज स्टूडेंट डूइंग रिसर्च और एडवांस स्टडी। वहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स भी रहते हैं और डूइंग रिसर्च और एडवांस स्टडी। ये दिस इज द मीनिंग। देन इसकी डेफिनेशन, तो सेमिनार की डेफिनेशन क्या है, सेमिनार इज अ ग्रुप ऑफ द मेंबर्स come together to exchange views of current problem of to share with others their own experience, experiments and discoveries। क्या है सेमिनार? सेमिनार इज ए ग्रुप ऑफ द मेंबर्स कम टुगेदर, जैसे एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं जो साथ में होते हैं और काई के लिए, टू एक्सचेंज व्यूज ऑफ करंट प्रॉब्लम। जो भी करंट प्रॉब्लम, सेमिनार किन पे होते हैं, जो करंट प्रॉब्लम होता है, ज्वलंत प्रॉब्लम होता है, प्रेजेंट सिनारियो के अनुसार, करंट प्रॉब्लम मतलब प्रेजेंट सिनारियो के अनुसार जो भी प्रॉब्लम होती है उसको क्या करना, डिस्कस करना और आपस में एक्सपीरियंस शेयर करना या एक्सपेरिमेंट करना या डिस्कवरीज करना। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेमिनार। आपको लिख लिख के याद करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसी में हम इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि सेमिनार के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, क्यों सेमिनार जरूरी है। अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन मेथड ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस एंड रिसर्च प्रोसीजर। सेमिनार कोई किसी एक चीज़ पे नहीं होती है, साइंटिफिक रिसर्च पे भी हो सकती है, तो इसके अंदर बहुत सारी एनालिसिस करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन मेथड ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस एंड रिसर्च प्रोसीजर। दूसरा क्या है, टू प्रमोट डीपर अंडरस्टैंडिंग। सेमिनार क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए भी सेमिनार होता है। देन हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप स्किल्स एंड रीडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन। तो सेमिनार के द्वारा बच्चों के अंदर स्किल डेवलप की जाती है और एक कॉम्प्रहेंशन मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट बच्चों का इसके अंदर होता है। देन इट इनेबल स्टूडेंट टू गेन एक्सपीरियंस इन सेल्फ इवैल्यूएशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ अदर्स। सेमिनार मेथड में क्या होता है कि स्टूडेंट को एक एक्सपीरियंस मिलता है और एक इवैल्यूएशन, खुद का इवैल्यूएशन एंड द इवैल्यूएशन ऑफ others. These are the objective. अब इसमें स्टेप्स कौन कौन सी होती है कि सेमिनार प्रेजेंटेशन में कौन कौन सी स्टेप्स होती है। तो इसमें अंदर स्टेप्स में पहली स्टेप पार्टिसिपेंट प्रिपरेशन।
पहले तो पार्टिसिपेंट्स का प्रिपरेशन करते हैं कि भाई सेमिनार होगा तो किस टाइप के पार्टिसिपेशन रहेंगे, जैसे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर को लेना है कि सेकेंड ईयर को लेना है कि एमएससी लेना है कि पोस्ट बेसिक स्टूडेंट लेना है, तो हम जो पार्टिसिपेंट रहता है उसका प्रिपरेशन करवाना है। दूसरा प्रिपरेशन ऑफ द कंटेंट, जो सेमिनार का टॉपिक है उसका कंटेंट है, तो पार्टिसिपेंट प्रिपरेशन ऑफ कंटेंट, देन इसमें प्रिपरेशन ऑफ कंटेंट में है कि जो सेमिनार का टॉपिक है उसको तैयार करना। सपोज एक डायबिटीज़ पे अगर सेमिनार होना है तो उसकी डेफिनेशन, उसकी टियोलॉजी, उसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या है, देन उसका मैनेजमेंट क्या है, देन प्रिवेंशन, इस तरह से प्रिपरेशन ऑफ द कंटेंट तैयार करवाया जाता है। देन प्रिपरेशन ऑफ इन्वायरमेंट फॉर प्रेजेंटेशन, अब ये करना भाई कि हमको कौन सी क्लासरूम में लेना है, या आपने देखा होगा सेमिनार बड़े बड़े होटल्स में भी सेमिनार के बड़े बड़े हॉल रहते हैं होटल्स के, उन हॉल में बड़े बड़े सेमिनार होते हैं। वेन्यू मतलब जो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंटेशन, सेमिनार का प्रेजेंटेशन होना है वो डिसाइड करना है। देन प्रेजेंटेशन ऑफ द सेमिनार, जब हमने उसका पार्टिसिपेंट प्रिपेयर कर लिए, प्रिपरेशन ऑफ कंटेंट कर लिया, देन प्रिपरेशन ऑफ इन्वायरमेंट फॉर प्रेजेंटेशन कर लिया, देन प्रेजेंटेशन ऑफ द सेमिनार। अब हमको सेमिनार प्रेजेंट करने की बारी आई है कि भाई जो भी व्यक्ति सेमिनार प्रेजेंट करने जा रहा है वो अपना सेमिनार प्रेजेंट करेगा। देन इवैल्यूएशन एंड ग्रेडिंग ऑफ द सेमिनार, फिर उसका इवैल्यूएशन किया जाता है कि व्यक्ति का कंटेंट अप्रोप्रिएट था कि नहीं, उसका प्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट था कि नहीं, और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग किस लेवल तक की थी, और उसका ग्रेडिंग ऑफ द सेमिनार, फिर बाद में सेमिनार करने वाले को ग्रेड दिया जाता है। तो इस तरह से प्रिपरेशन किया जाता है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रेजेंटेशन ऑफ सेमिनार, तो पहली स्टेप क्या है सेमिनार प्रेजेंटेशन में, participant preparation of content, preparation of environment for presentation, preparation of seminar and evaluation and grading of the seminar। अब सेमिनार फॉर्मेट होता है एक, शायद आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने देखा भी हो, नहीं भी देखा हो, सेमिनार फॉर्मेट होता है, वो मैं बताऊंगी किसी दिन। फॉर डिस्कसिंग अबाउट डिजीज कंडीशन कंटेंट आर, अब जैसे मैंने बताया डायबिटीज़ का आपको एग्जांपल दिया था, तो क्या बताया अपन ने कि सेमिनार फॉर्मेट कैसा होता है, पहले उसका इंट्रोडक्शन लिख लिया, फिर उसकी डेफिनेशन लिख ली, फिर रिलेटेड एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। सपोज करो कि डायबिटीज़ प्रेजेंट करना है तो रिलेटेड एनाटमी एंड फिजियोलॉजी हम क्या बताएंगे, उसमें पेनक्रियास की एनाटमी बताएंगे, फिर उसकी फिजियोलॉजी बताएंगे कि किस तरह से ग्लूकोज का कन्वर्ट होकर के ग्लूकोगोन और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, उसकी हम पैथोलॉजी डिस्कस करें। इटियोलॉजी एंड रिस्पेक्ट बताएंगे हम डायबिटीज़ के। देन इंसिडेंस एंड ऑकरेंस, इंसिडेंस और ऑकरेंस का मतलब है कि भाई हमारे भारत में उसके डायबिटीज़ के कितने इंसिडेंस होते हैं और उसके क्या और कितने परसेंटेज हो रही है डायबिटीज़। देन पैथोफिजियोलॉजी में यही है कि ये पेनक्रियास को किस तरह से अफेक्ट करती है। देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायबिटीज़ में किस किस तरह के अपन इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, HbA1c करवाते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं और बहुत सारे। तो ये डायग्नोस्टिक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आप लोगों को डायबिटीज़ का। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आता है साइन सिम्टम्स। देन मैनेजमेंट, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं और अगर मैनेजमेंट एस्पेक्ट को हम छोड़ देते हैं तो हमारा वो इनकम्प्लीट रहता है, तो हमने मैनेजमेंट को डिस्कस करना है डायबिटीज़ के। देन व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़, और समरी एंड लास्ट द बिब्लियोग्राफी, दैट इज द रेफरेंस। तो इस तरह से जो सेमिनार का फॉर्मेट होता है, ठीक है। देन क्राइटेरिया फॉर गुड सेमिनार, सेमिनार के गुड एक हर चीज़ का क्राइटेरिया होते हैं और हर चीज़ को अच्छी बनाने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया या कौन कौन से एक प्रोटोकॉल या कौन कौन से गाइडलाइंस होती है जिसके अंदर सेमिनार होना चाहिए। तो सेमिनार ग्रुप प्रिफरेबली इज लिमिटेड टू 10 to 15 स्टूडेंट विद ए मैक्सिमम ऑफ 25 सेमिनार। हालांकि ये इतना कोई फॉलो नहीं करता है, 10 से 15 100 बच्चे भी बैठते हैं सेमिनार में, है ना, ठीक है। तो सेमिनार ग्रुप प्रिफरेबली क्या करता है, 10 से 15 बच्चे स्टूडेंट होना चाहिए और मैक्सिमम 25, ये क्राइटेरिया है, बट ये कोई फॉलो नहीं होते। देन ड्यूरेशन ऑफ मीटिंग यूजुअली 1 to 2 आवर्स, सेमिनार बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना, 1 से 2 घंटे का होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हुआ तो बोरिंग हो जाएगा और कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ मीटिंग, ये सेमिनार 1 से 2 घंटा होना चाहिए। लीडर ऑफ डिस्कशन इज द टीचर, उसके अंदर ऐसा सेमिनार बच्चों के भरोसे नहीं छोड़ा जाता है, इसके अंदर लीडर कौन रहता है, टीचर रहता है, और टीचर ही साथ डिस्कशन करता है बच्चे। स्टूडेंट ऑल्सो फंक्शन एज ए चेयरमैन, इसके अंदर सेमिनार में एक बच्चे को हम चेयरमैन बना सकते हैं, क्योंकि सेमिनार में क्या होता है, एक चेयरपर्सन होता है, दूसरा कौन होता है, प्रेजेंटेशन करने वाला, और टीचर होते हैं।
तो स्टूडेंट को भले ही हम चेयरपर्सन बना सकते हैं। देन इफेक्टिव यूज ऑफ सेमिनार मेथड रिक्वायर ए बैकग्राउंड ऑफ द नॉलेज, क्योंकि जो एक इफेक्टिव सेमिनार को यूजफुल बनाने के लिए एक नॉलेजेबल होना चाहिए। वो जिस टॉपिक को लेकर के आप सेमिनार प्रेजेंट कर रहे हो उसके बैकग्राउंड नॉलेज आपको बहुत अच्छा होना चाहिए किसी चीज़ को। इसलिए जब भी हम सेमिनार में किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के हम सेमिनार प्रेजेंट करने जाते हैं, हमको उसके बारे में बहुत सारी डिटेल कलेक्ट करना रहता है, बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा करना रहता है, जब जाकर के सेमिनार प्रेजेंट करना रहता है। क्योंकि कोई भी बच्चे उसमें से अगर कोई क्वेश्चन अराइज करते हैं तो वी मस्ट बी एबल टू आंसर इट। तो हमें उसका आंसर देना आना चाहिए। देन मेंबर्स मस्ट कम प्रिपेयर्ड विद मटेरियल फॉर प्रेजेंटेशन इन द डिस्कशन। जो भी मेंबर प्रेजेंट करने जा रहा है वो उसके पास बहुत अच्छा मटेरियल होना चाहिए, कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, और उसको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा करते आना चाहिए, और उस पर एक अच्छा वाला डिस्कशन भी होना चाहिए। तो क्या है कि मेंबर मस्ट कम प्रिपेयर्ड विथ मटेरियल फॉर प्रेजेंटेशन इन द डिस्कशन। अब हम सेमिनार मेथड के एडवांटेज देख लेते हैं, क्या क्या मेरिट है इसके। सेमिनार हेल्प स्टूडेंट टू इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि सेमिनार बच्चों में एक जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न करवाता है। तो सेमिनार हेल्प स्टूडेंट टू इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इट हेल्प टू डू थ्रू स्टडी ऑन सब्जेक्ट, क्योंकि ये बच्चों को किस में मदद करता है, उस टॉपिक के बारे में थॉरो स्टडी करने के लिए मदद करता है। क्योंकि सपोज करो मैंने एग्जांपल दिया कि डायबिटीज़, अब डायबिटीज़ का तो हर एस्पेक्ट प्रेजेंटेशन में बताया जा रहा है, हर चीज़ डेफिनेशन से लगाकर मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशन, इंसिडेंस, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, मैनिफेस्टेशन, सब कुछ डिस्कस हो रहा है। तो इससे पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के बच्चों में क्या होगा, थॉरो स्टडी कंप्लीट उसका टॉपिक हो जाएगा, कोई डाउट जैसी चीज़ नहीं रहेगी। तो इट हेल्प टू डू थॉरो स्टडी ऑन सब्जेक्ट। देन इट हेल्प टू इम्प्रूव द लीडरशिप क्वालिटीज़। ये जब किसी बच्चों को हम वहाँ पर चेयरपर्सन बनाते हैं तो हाँ उस बच्चों में वहाँ पर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी डेवलप होती है। इट इज़ एन इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये क्या है कि एक इफेक्टिव मेथड है। सपोज करंट सिनारियो में कोरोना पे बहुत सारे सेमिनार्स वगैरह हो रहे हैं, तो जो करंट प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है ये इससे बहुत अच्छा होता है। इट इज़ इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट विल हेल्प टू इम्प्रूव करिकुलम, क्योंकि सेमिनार मेथड के द्वारा करिकुलम मतलब हमारा पाठ्यक्रम किस तरह से होना चाहिए, इसमें भी मदद मिलती है। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेज है। लेट अस सी नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस। अब उसके एडवांटेज देख ले तो इसके डिसएडवांटेज भी कोई भी होते, क्योंकि कोई भी टीचिंग मेथड अपने आप में कंप्लीट नहीं है। किसी के एडवांटेज है तो कुछ थोड़े से डिसएडवांटेज भी है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसकी बुराइयां क्या है, या इसके शॉर्टकमिंग्स क्या क्या है, ये देख लेते हैं। इट इज़ यूजफुल ओनली फॉर अपर डिवीज़न स्टूडेंट। मतलब सेमिनार क्या है कि बहुत बड़े लेवल की है, वो जैसे कॉलेजिएट लेवल पे बच्चों को ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। छोटे बच्चों के लिए सेमिनार उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है। इट इज़ यूजफुल ओनली फॉर अपर डिवीजन स्टूडेंट्स। इट नीड प्रीलिमिनरी प्लानिंग। सेमिनार ऐसा नहीं कि उठा के हमने सेमिनार प्रेजेंट कर दिया। सेमिनार के लिए हमने बहुत सारे प्री प्लानिंग करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा तैयारी करना पड़ती है। जैसे हमने देखा ना 4-5 स्टेप, पहले तो पार्टिसिपेंट प्रिपेयर करो, फिर कंटेंट तैयार करो, फिर इन्वायरमेंट सोचो कि कहाँ करना है, फिर कंटेंट तैयार करो। इस तरह से हमने पिछली क्लास में देखा ना स्टेज। तो इसमें बहुत सारा प्रीलिमिनरी प्लानिंग करना पड़ती है। देन मेंबर मस्ट कम प्रिपेयर्ड विथ मटेरियल फॉर प्रेजेंटेशन इन द डिस्कशन। जो भी मेंबर्स हैं सेमिनार में आ रहे हैं उनको भी उस टॉपिक के साथ पूरी तैयारी के साथ बताया जाता है, और जो प्रेजेंट करने जा रहा है उसको भी विथ थॉरो नॉलेज आना पड़ता है। देन प्रॉपर प्लानिंग इज नीडेड टू अरेंज सेमिनार। और इसमें क्या है कि प्रॉपर प्लानिंग की तैयारी रहती है टू अरेंज द सेमिनार। जैसे इन्वायरमेंट मैंने बताया ना कि एक वेन्यू डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई सेमिनार कहाँ पर होगा, ये डिस्कशन भी होना जरूरी है। तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ द सेमिनार मेथड। सॉरी। अब हम देखते हैं रोल ऑफ मेंबर इन सेमिनार। जो सेमिनार में जो बच्चे हैं, जो टीचर हैं और जो चेयरपर्सन हैं, इनके सब क्या क्या रोल हैं। अब जैसे स्टूडेंट के क्या क्या रोल हैं। हम स्टूडेंट एक्सपेक्टेड टू डू लाइब्रेरी वर्क। जब भी हम किसी सेमिनार के लिए पार्टिसिपेंट को हम डिसाइड करते हैं तो उन स्टूडेंट को पहले ये बोला जाता है कि भाई तुम्हारा डायबिटीज़ पे क्लास सेमिनार होने वाला है, तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि लाइब्रेरी में बैठे और उस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से पढ़ के आए, क्योंकि पढ़ के आएंगे तो उनको अच्छे समझ में आएगा। देन कलेक्ट द रिलेवेंट कंटेंट।
कंटेंट जो भी टॉपिक मटेरियल जो तैयार करवाते हैं, जो कंटेंट तैयार करवाते हैं, वो भी एक रिलेवेंट होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा करके हमने डायबिटीज़ पढ़ लिया और जाके प्रेजेंट कर दिया। इट मस्ट हैव द रेफरेंस, कौन सी बुक से लिया, कौन से पेज नंबर से लिया, ऑथर कौन है। तो कलेक्ट द रिलेवेंट कंटेंट। देन कंटेंट शुड बी क्लियर एंड वेल स्टेटेड। जो भी आपने कंटेंट कहीं से भी लिया है वो प्रॉपर वे में साफ क्लियर लिखा होना चाहिए और प्रॉपर ढंग से लिखा हुआ होना चाहिए। देन यूटिलाइज द एवीएड। जो भी आप एवीएड यूज़ कर रहे हो, सपोज पोस्टर्स यूज़ कर रहे हैं या आप कंप्यूटर टीचिंग कर रहे हैं, तो आपको प्रॉपर एवीएड यूज़ करना है। बिना एवीएड के हम सेमिनार प्रॉपर वे में नहीं ले सकते। देन शुड बी वेल प्रिपेयर्ड बिफोर प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन लेने से पहले वो वेल प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रिपेयर्ड नहीं करोगे हम स्टूडेंट प्रॉपर वे में सेमिनार समझ नहीं पाएंगे। देन टीचर को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे, टीचर्स स्टूडेंट हेल्प स्टूडेंट टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट टॉपिक। सपोज करो जैसे यहाँ पे एक जो स्टूडेंट को कोई सेमिनार दिया है, तो स्टूडेंट को सेमिनार दिया तो स्टूडेंट को भी करना है इस सेमिनार। जैसे फाइनल ईयर वगैरह में एमएससी वालों को सेमिनार दिया जाता है, आप लोगों को भी सेमिनार प्रेजेंट करना पड़ेगा एक एक, क्योंकि जो हेल्थ नर्सिंग एजुकेशन में आप ईच एंड एवरी स्टूडेंट आप लोगों को एक क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ स्टूडेंट को अगर सेमिनार प्रेजेंट करने के लिए दिया जाता है तो स्टूडेंट क्या करता है, उसको लाइब्रेरी वर्क करने के लिए बोला जाता है। देन रिलेवेंट कंटेंट इकट्ठे करने के लिए बोला जाता है, और कंटेंट क्लियर और वेल स्टेटेड होना चाहिए, एवीएड होना चाहिए, और स्टूडेंट को भी जो वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए बिफोर द प्रेजेंटेशन। देन इस टीचर उसमें क्या मदद करता है स्टूडेंट की, हेल्प स्टूडेंट टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट टॉपिक। टीचर क्या करता है कि किसी भी बच्चों को सेमिनार प्रेजेंट करने के लिए अप्रोप्रिएट टॉपिक का डिसाइड करके देता है। देन गाइड स्टूडेंट टू सिलेक्ट द कंटेंट, और टीचर स्टूडेंट को गाइड करते हैं कि किस तरह का मैटर और किस तरह का कंटेंट लेना है। देन सजेस्ट अवेलेबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, और टीचर और क्या करता है, स्टूडेंट की क्या मदद करता है कि जो भी अवेलेबल सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, सपोज डायबिटीज़ के बारे में यदि कोई नया रिसर्च हुआ है, तो किसी बच्चे को अगर डायबिटीज़ मिला है, तो कोई नई रिसर्च हुई है डायबिटीज़ को लेकर के, तो वो टीचर्स बच्चों को बताएंगे, नई रिसर्च के बारे में बताएंगे कि भाई सेमिनार में आप ये भी चीज़ भी बता सकते हो। देन अगली मेथड है सिंपोजियम। तो पहली मेथड हमने क्या पढ़ी, ग्रुप डिस्कशन। दूसरी मेथड हमने क्या देखी, दूसरी मेथड हमने देखी कि सेमिनार, ठीक है। और हम तीसरी मेथड देखते हैं सिंपोजियम। अब जैसे सिंपोजियम में आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो, बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हैं, ठीक है, बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हैं और पर्टिकुलर टॉपिक को लेके ये डिस्कस कर रहे हैं। तो सिंपोजियम क्या है, सिंपोजियम इज ए टाइप ऑफ सोशलाइज्ड टेक्निक वेयर ईच अ पार्टिसिपेंट इज एक्सपेक्टेड टू प्रेजेंट अ वेल रिस्पॉन्ड आर्ग्यूमेंट और पॉइंट ऑफ व्यू विथ रेस्पेक्ट टू द प्रॉब्लम बीइंग डिस्कस। सपोज करो कि कोई प्रॉब्लम रखी है ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको बहुत सारे हाईली सोशलाइज टेक्निक है ये सिंपोजियम एक सही टाइप की, जैसे टीवी वगैरह में अपन को अक्सर देखने को मिलती है कि सिंपोजियम इज ए टाइम ऑफ सोशलाइज टेक्निक वेयर इज ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट, जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे हैं, इज एक्सपेक्टेड टू प्रेजेंट ए वेल रिस्पॉन्स आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर हर टॉपिक पे आर्गूमेंट चल रहा है, अपने नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें सामने आ रही है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को और रेस्पेक्ट टू प्रॉब्लम बीइंग डिस्कस, और रेस्पेक्टफुली आर्गूमेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति, ऑकवर्ड स्थिति नहीं आनी चाहिए, यहाँ पर बस रेस्पेक्टफुली एक टाइप का वो होता है, आर्ग्यूमेंट्स किया जाता है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का ध्यान रखना, ठीक है। देन इसका मीनिंग, सिंपोजियम मतलब टूगेदर, सीन मतलब टूगेदर, और पोसिस मतलब ये ड्रिंकिंग। तो यहाँ पर एक तरह का आर्ग्यूमेंट किया जाता है रेस्पेक्टफुली, और ये सोशलाइज टेक्निक, हाईली सोफिस्टिकेटेड और सोशलाइज टेक्निक है, जहाँ पर हर पार्टिसिपेंट एक अपना आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करता है विथ रेस्पेक्ट। तो यहाँ मीनिंग की अगर बात करें तो ड्रिंकिंग पार्टिंग एट विच देयर वॉज इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन। ये क्या है कि एक ऐसी एक टाइप की मीटिंग है जहाँ पर
हाईली इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग रहते हैं और वो पर्टिकुलर टॉपिक को लेके कन्वर्सेशन करते हैं। एनी मीटिंग और सोशल गैदरिंग एट विच आइडियाज़ आर फ्रीली एक्सचेंज, ये एक टाइप की सोशल गैदरिंग है जहाँ पर आइडियाज़ मतलब खुले से पूर्ण रूप से आज़ादी के साथ अपने विचार प्रकट करते हैं, पर कैसे, रेस्पेक्टफुली। डेफिनेशन, सिंपोजियम इज ए मेथड ऑफ ग्रुप डिस्कशन, ये भी सिंपोजियम का एक टाइप की ग्रुप डिस्कशन ही है, जिसके अंदर क्या किया जाए, इन विच 2 or more पर्सन अंडर द डायरेक्शन ऑफ चेयरमैन प्रेजेंट सेपरेट स्पीचेस विच गिव्स सेवरल एस्पेक्ट ऑफ वन क्वेश्चन। ठीक है, सपोज कोई बर्निंग इशू है और बर्निंग इशू को लेकर के 2 या 4-6 लोग बैठे हैं, उसमें एक चेयरपर्सन भी है, बाकी सब पार्टिसिपेंट है और सब उस पर्टिकुलर एक क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन उस क्वेश्चन पे अलग अलग ढंग से अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। तो क्या है, सिंपोजियम इज अ मेथड ऑफ ग्रुप डिस्कशन इन विच 2 or more पर्सन अंडर द डायरेक्शन ऑफ चेयरमैन प्रेजेंट सेपरेट स्पीच विच गिव सेवरल एस्पेक्ट ऑफ वन क्वेश्चन। ठीक है, नो मेंबर इन्वॉल्व इन सिंपोजियम, अब सिंपोजियम में एक तो चेयरमैन होता है, एक स्पीकर होता है और बाकी कौन होते हैं, ऑडियंस होते हैं। चेयरमैन, स्पीकर एंड ऑडियंस होते हैं, ये 3 लोग। अब ऑडियंस में तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो इस तरह से ये मेंबर इन्वॉल्व होते हैं सिंपोजियम में। अब उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या है सिंपोजियम के, कि चेयरमैन हैज़ टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड हैज़ टू लीड द मीटिंग। अब कोई जो चेयरपर्सन होता है वो इंट्रोडक्शन करवाता है, पार्टी जो भी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं उनका इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि भाई ये फला फला मिस्टर सो एंड सो, ये प्रोफेसर सो एंड सो हैं और ये पर्टिकुलर टॉपिक पे आज डिस्कशन होने वाला है। तो चेयरमैन जो पर्सन होता है वो किनको इंट्रोड्यूस करता है, जो एक्सपर्ट आए हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाता है, आज किस टॉपिक पे डिस्कशन होने वाला है वो बताता है, ये चेयरमैन का काम है। और डिस्कशन अमंग सिंपोजियम मेंबर इज नॉट अलाउड, तो इसके अंदर क्या है कि डिस्कशन अमंग सिंपोजियम मेंबर इज नॉट अलाउड, इसके अंदर जो डिस्कशन केवल मेंबर्स के बीच में ही होगा अमंग सिंपोजियम मेंबर, और इसके अंदर क्या दूसरों को अलाउ डिस्कशन अलाउ नहीं करवाते। देन चेयरमैन टेक्स चार्जेस ओवर द टॉपिक डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्पीकर, जो चेयरपर्सन होता है वो टॉपिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे 4-5 लोग बैठे हैं एक्सपर्ट, तो वो बोलेंगे भाई आप इंट्रोडक्शन डील करना है, तो दूसरे के बोलेंगे कि भाई आप इटियोलॉजी बता देना, तीसरों को बोलेंगे भाई आप मैनेजमेंट बता देना, पांचवें को बोलेंगे कि आप कॉम्प्लिकेशन बता देना। तो चेयरपर्सन टेक चार्जेस ओवर द टॉपिक डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्पीकर, देन स्पीकर प्रेजेंट द टॉपिक थ्रू स्पीच और पेपर रीडिंग। तो फिर क्या होता है कि जो भी टॉपिक है, या तो जो स्पीकर है, एक तो चेयरमैन होता है, स्पीकर होता है और ऑडियंस, तो ये क्या करते हैं कि ये जो भी स्पीच है, पेपर रीडिंग ये लोग वहाँ पर करते हैं। देन टू द कंक्लूजन चेयरमैन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिनिमाइजिंग द समराइजिंग द टॉपिक, ये क्या करता है कि जो चेयरपर्सन होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जब टॉपिक पूरा डिस्कशन कर लेते हैं, पूरे एक्सपर्ट उस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करने के बाद जो समराइजिंग करने का काम रहता है वो कौन करता है, चेयरमैन करता है। तो चेयरमैन पहले इंट्रोड्यूस करवाता है टॉपिक से, और दूसरा क्या करता है कि जो मेंबर्स रहते हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाता है, और आखिरी में क्या करता है, वो जो टॉपिक है उसको कंक्लूजन करता है या समराइज करने का काम चेयरमैन करता है। देन रोल ऑफ चेयरमैन, जो चेयरपर्सन होता है उसके क्या क्या रोल है, रोल ऑफ सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, तो चेयरमैन पहले सिलेक्शन ऑफ टॉपिक करेगा कि भाई किस टॉपिक पे सिंपोजियम होना है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉपिक वही करेगा, हर पर्सन को, हर मेंबर को टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन करना उसका काम है। गाइड द स्पीकर टुवर्ड द गोल, और जो स्पीकर रहेंगे, जो पर्टिकुलर जो स्पेशलिस्ट होंगे, जो स्पीकर पर्टिकुलर चीज़ पर बोलने वाले हैं उनको गाइड करेंगे। फिर कंट्रोल ओवर द ग्रुप, उसका पूरे ग्रुप के ऊपर कंट्रोल रहेगा। ऐसा नहीं कि किसी को एक ही व्यक्ति बोले जा रहा है, एक ही स्पीकर बोले जा रहा है, सबको यहाँ पे जितने बैठे सबको बोलने का मौका दिया जाएगा। तो कंट्रोल ओवर द ग्रुप। देन समराइजिंग एंड गिविंग द कंक्लूशन, ये आखिरी में क्या करता है, टॉपिक को समराइज करता है और कंक्लूड करता है। देन रोल ऑफ स्पीकर, ये प्रिपरेशन ऑफ द टॉपिक, जैसे चेयरमैन ने टॉपिक दिया तो वो टॉपिक को क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा, और प्रेजेंटेशन ऑफ टॉपिक,
स्पीकर अलग अलग टाइप के स्पीकर रहते हैं बोलने के लिए वहाँ पर। तो वो स्पीकर का काम है कि भाई उसको जो टॉपिक दिया है उसको तैयार करे अच्छे से, उसका कंटेंट है, डेफिनेशन है, जो भी टॉपिक दिया है उसको तैयार करे और उसको प्रॉपर वे में प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक। देन रोल अप ऑडियंस, क्योंकि उसमें ऑडियंस भी रहते हैं, ऑडियंस मतलब पब्लिक जो सामने बैठी रहती। लिसन ऑल द प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम को सुनने का काम ऑडियंस करती है, जैसे उसका नाम है ऑडियंस। अराइजिंग क्वेश्चंस एंड क्लेरिफाइंग द डाउट ड्यूरिंग द एंड, और ऑडियंस को लास्ट में बोला जाता है जब टॉपिक खत्म हो जाता है, तब जब बच्चों को बोला जाता है या ऑडियंस को बोला जाता है कि भाई आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो क्वेश्चन अराइज करिए। और जब कोई ऑडियंस में से कोई क्वेश्चन अराइज करता है तो उसका आंसर कौन देगा? स्पीकर भी देगा और चेयरमैन भी देगा। तो ये रोल ऑफ ऑडियंस है। द टेक्निक क्या क्या है? सक्सेस डिपेंड लार्जली ऑन पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। इसका टेक्निक से ये है कि भाई जितने अच्छे ढंग से इसको पर्सनली लिया जाएगा उतने अच्छे से सफलता मिलेगी। सक्सेस डिपेंड लार्जली ऑन द पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, हर व्यक्ति को अपना 100% देना पड़ेगा। तो ये टीचिंग मेथड बहुत अच्छी रहती है। देन एक्सपर्ट इन वेरियस फील्ड एक्सपीरियंस कैन यील्ड मोर इन्फॉर्मेशन। अगर स्पीकर अलग अलग फील्ड से आए हुए हैं और अलग अलग फील्ड वाले हैं और अलग अलग फील्ड वाले अपना अलग अलग नॉलेज प्रेजेंट करेंगे तो ये क्या होगा कि ऑडियंस को डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस मिल जाएगा यहाँ पर। देन गुड प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब गुड प्लानिंग, क्योंकि यहाँ सिंपोजियम में एक अच्छी प्लानिंग भी करना पड़ती है, गुड प्लानिंग करना पड़ता है एंड उसको ऑर्गेनाइज भी करना पड़ता है कि भाई सिंपोजियम कहाँ पर करवाना है। जैसे हमने सेमिनार में बात करी, उसको थोड़ा उसको भी ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ऑल द मेंबर्स शुड नो द ऑब्जेक्टिव्स, और जितने भी मेंबर है सबको उसके ऑब्जेक्टिव्स मालूम होना चाहिए कि हम आज किस चीज़ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। देन एडवांटेज, तो सिंपोजियम के एडवांटेज क्या है? इट प्रेजेंट इन ए वाइडर बेसिस फॉर डिस्कशन देन लेक्चर मेथड। ये डिस्कशन लेक्चर मेथड से अच्छी डिस्कशन मेथड ये है एक टाइप की। इट हैज़ ग्रेटर ऑर्गेनाइजेशन देन अदर डिस्कशन। इसको डिस्कशन के बजाय इसका जो ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है वो बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है, क्योंकि डिस्कशन छोटे लेवल पे किया जाता है लेकिन सिंपोजियम बड़े लेवल पे की जाती है। देन पर्सन इन्वॉल्व हैव डिफरेंट रोल टू प्ले विच अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि और सिंपोजियम में क्या है कि हर व्यक्ति को अलग टाइप का रोल दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की आपस में किसी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट या टेंशन न हो। स्पीकर के अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडियंस की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देन चेयरपर्सन की अलग रिस्पॉन्स, चेयरमैन की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वहाँ पे जो वर्क को लेके किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होता। फिर ऑडियंस कैन वाइड सेट ऑफ नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट एक्सपोजर। जो ऑडियंस बैठी रहती है सामने, आप लोगों ने देखा होगा टीवी में अक्सर आता रहता है, ये सब सिंपोजियम है, ग्रुप और तुम्हारा पैनल डिस्कशन है, ये सब आता है। तो जैसे अब ऑडियंस जो बैठी रहती है उसको भी वाइड रेंज ऑफ नॉलेज मिल जाता है, क्योंकि सभी जो एक्सपर्ट है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड वाले हैं, तो उनका एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पर सिंपोजियम में। देन इट एक्ट इन ए डिसिप्लिन्ड वे ऑफ बोथ टीचिंग एंड द लर्निंग। ये बहुत डिसिप्लिन वे में बच्चों को टीचिंग और लर्निंग यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ पर स्पीकर एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देन यहाँ चेयरपर्सन भी है और देन ऑडियंस भी है। सब बड़े शांत वे में यहाँ प्रोग्राम चलता है और बच्चे बहुत अच्छे से यहाँ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से होती। तो अब हम इसका डिसएडवांटेज भी देख लें। क्या डिसएडवांटेज है सिंपोजियम के? कि भाई नो डिस्कशन अमंग सिंपोजिया मेंबर के बीच में ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो पाता। सपोज करो किसी को एक टॉपिक उठा के दे दिया, और जैसे किसी को मैनेजमेंट दे दिया तो वो मैनेजमेंट एस्पेक्ट को ही डील करेगा, या किसी को कॉम्प्लिकेशन दे दिया तो कॉम्प्लिकेशन एस्पेक्ट डील करेगा। एक अच्छा बहुत बड़े लेवल एक डिस्कशन की थोड़ी लैकिंग रहती है यहाँ पे। तो नो डिस्कशन अमंग सिंपोजिया मेंबर, देन टॉपिक शुड बी गिवन बाय द चेयरपर्सन। यहाँ पे क्या होता है कि जो चेयरपर्सन के द्वारा स्पीकर को टॉपिक दिया जाता है, इस पर स्पीकर मन से नहीं बोलेगा कि भाई मुझे ये टॉपिक अच्छा तो मैं ये टॉपिक प्रेजेंट करूँगा। भाई स्पीकर बोलता है, वो चेयरमैन बोलेगा फला फला होटल में सिंपोजियम रखा गया है कि भाई हमने आपको ये टॉपिक दिया है, इस टॉपिक के आपको प्रेजेंट करना है। तो अब जो टॉपिक दिया उसकी मजबूरी बन जाती है कि उसको वही वाला टॉपिक प्रेजेंट करना है, चाहे उसका इंटरेस्ट हो या न हो, या उससे रिलेटेड हो या न हो। तो इसमें एक चीज़ ये है कि टॉपिक शुड बी गिवन बाय द चेयरपर्सन, देन इनएडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट। यहाँ पर सारे पार्टिसिपेंट को जो भी ऑडियंस बैठे हैं उनको उतना अच्छा मौका पार्टिसिपेशन के लिए
नहीं मिल पाता, इनएडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट। और चौथे नंबर पे क्या है, स्पीकर्स आर लिमिटेड टू 15 to 20 मिनट्स। अब हर स्पीकर को तुम 15 से 20 मिनट दोगे किसी टॉपिक को लेकर, टॉपिक तो बहुत बड़ा है, तो क्या 15-20 मिनट में सारी इन्फॉर्मेशन वो दे देगा? नहीं दे पाएगा। तो स्पीकर्स आर लिमिटेड टू 15 to 20 मिनट, दैट इज insufficient, that is not sufficient time to express all the ideas of the speaker. Then absence of rehearsal of the program, क्योंकि यहाँ पर कोई रिहर्सल का मौका नहीं मिलता है। जो भी स्पीकर आएगा बेचारा वो अपने घर से तैयारी करके आएगा, इस तरह से यहाँ पे रिहर्सल का भी मौका नहीं दिया जाता। दीज आर द डिसएडवांटेज। अगली टीचिंग मेथड है पैनल डिस्कशन। जैसे आप लोगों ने देखा पैनल डिस्कशन, तो डिस्कशन तीन चार तरह के हो जाते हैं। पहला ग्रुप डिस्कशन है, वो भी ग्रुप, देन सिंपोजियम भी एक टाइप का डिस्कशन है, देन पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन भी सिंपोजियम जैसा ही है, उसको हम देखते हैं। ये तीसरी मेथड है टीचिंग ऑफ मेथड पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन भी बहुत अच्छी मेथड होती है जिसके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि टीचिंग मेथड एक अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। बहुत सारी मेथड के अपने अपने मेरिट डीमेरिट है, और हम जब पढ़ाते हैं तो सारी मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो हाँ, पैनल डिस्कशन की बात करते हैं। तो पैनल, इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि पैनल डिस्कशन इज ए डिस्कशन इन विच 4 to 8 क्वालिफाइड पर्सन सिट एंड डिस्कस द टॉपिक इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ ऑडियंस। ये भी सिंपोजियम जैसा ही है, इसके अंदर भी 4 से 8 क्वालिफाइड पर्सन होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, और वो किसके सामने डिस्कस करते हैं? लार्ज ग्रुप ऑफ ऑडियंस, बहुत बड़े ग्रुप के सामने डिस्कस करते हैं, या तो ऑडियंस के सामने डिस्कस करते हैं। दैट इज पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन हैज ए चेयरपर्सन। चेयरपर्सन देखिए, चेयरपर्सन सेमिनार में भी था, चेयरपर्सन सिंपोजियम मेथड में भी था। तो यहाँ जो पैनल डिस्कशन में जो चेयरपर्सन होता है उसको मॉडरेटर कहा जाता है। ठीक है, जो पैनल डिस्कशन में जो चेयरपर्सन होता है उसको क्या कहा जाता है? मॉडरेटर। एंड जो 4 से 8 स्पीकर होते हैं, स्पीकर इसमें भी होते हैं। द सक्सेस ऑफ पैनल डिस्कशन डिपेंड अपॉन द चेयरपर्सन। चेयरपर्सन जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा उतना ही अच्छा पैनल डिस्कशन होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे कि 4-5 एक्सपर्ट बैठे रहते हैं, उसमें से एक चेयरपर्सन होता है, वही टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाता है कि हम इस चीज़ को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, फला फला व्यक्ति बैठे हैं, ये प्रोफेसर वहाँ से आए हैं, ये प्रोफेसर वहाँ से आए हैं, ये फला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। इस तरह से सारा इंट्रोड्यूस करवाने और टॉपिक का इंट्रोडक्शन काम कौन करवाता है? चेयरपर्सन। Then he is the one who has to keep the discussion going and develop train of thoughts. चेयरपर्सन ही ऐसा है कि जो डिस्कशन को आगे ले जाता है, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अराइज करेगा और क्वेश्चन अराइज करके टॉपिक को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि जब तक वो क्वेश्चन अराइज नहीं करेगा टॉपिक आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये पैनल डिस्कशन में चेयरपर्सन की जिम्मेदारी है। तो नेक्स्ट है कि पैनल डिस्कशन का टेक्निक क्या क्या है, किस तरह से। 1 चेयरपर्सन एंड 4 to 8 स्पीकर सीट इन फ्रंट ऑफ द लार्ज ऑडियंस। ठीक है, इस तरह से एक चेयरपर्सन और 4 से 8 स्पीकर होते हैं, और उनके सामने बहुत ज़्यादा संख्या में कौन बैठे रहते? ऑडियंस। ये एक टेक्निक है। फिर वो क्या करता है? चेयरपर्सन ओपन द मीटिंग, वेलकम्स द ग्रुप एंड इंट्रोड्यूस पैनल स्पीकर। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई वो चेयरपर्सन सारे जो भी एक्सपर्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, टॉपिक के बारे में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और क्या करवाएगा चेयरपर्सन? टॉपिक इज इंट्रोड्यूस ब्रीफली बाय चेयरपर्सन एंड देन इनवाइट द पैनल स्पीकर टू प्रेजेंट देयर व्यूज। उसके बाद में इंट्रोड्यूस करवा दिया, उसके बाद उसने जो स्पीकर्स हैं उनको पर्टिकुलर टॉपिक पे बोलने के लिए वो इनवाइट करते हैं। तो टॉपिक इज इंट्रोड्यूस ब्रीफली बाय चेयरपर्सन एंड देन इनवाइट द पैनल डिस्कशन टू प्रेजेंट देयर व्यूज। और चौथे नंबर पे क्या है? देयर इज नो स्पेसिफिक एजेंडा, नो ऑर्डर ऑफ स्पीकिंग एंड नो सेट ऑफ स्पीचेस। इसके अंदर एक चीज़ ये है कि वहाँ पर कोई स्पेसिफिक एजेंडा नहीं होता है, और नो ऑर्डर ऑफ स्पीकिंग। ऐसा नहीं कि भाई तू डेफिनेशन के बाद मैनिफेस्टेशन ही बताना, कहीं से भी कोई सा भी स्पीकर को कुछ भी बोलने के लिए बोल दिया जाता है, वहाँ पे किसी तरह का सीक्वेंस नहीं होता है। तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक एजेंडा, नो ऑर्डर ऑफ स्पीकिंग एंड नो सेट ऑफ स्पीचेस। देन चेयरपर्सन ओपन द डिस्कशन फॉर ऑडियंस बाय इनवाइटिंग देम टू पार्टिसिपेट इन डिस्कशन। जब डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है फिर चेयरपर्सन क्या करता है कि ऑडियंस को कहता है कि भाई आपको किस पे डाउट है। तो कोई चीज़ डिस्कशन क्वेश्चन अराइज होता है और वो बच्चे कोई क्वेश्चन बताते हैं, ऑडियंस में से कोई क्वेश्चन, तो उसमें फिर ओपन डिस्कशन किया जाता है। ओपन डिस्कशन मीन्स ऑडियंस को ओपन आवर बोलते हैं उसको, जो ऑडियंस को कहा जाता है कि भाई अब डिस्कशन हो गया, अब आपको क्या डाउट है, आपकी क्या राय है, आपके क्या सजेशंस है। इस तरह फिर ऑडिशन को जो ऑडियंस होती है उनको इन्वाइट किया जाता है टू पार्टिसिपेट इन द
डिस्कशन। अब इसके एडवांटेज क्या है? इट इज़ एक्सट्रीमली इफेक्टिव मेथड ऑफ एजुकेशन इफ़ इट इज़ प्रॉपरली प्लान। जो पैनल डिस्कशन है वो बहुत अच्छी इफेक्टिव मेथड है, अगर इसको प्रॉपर ढंग से प्लान किया जाए तो स्पीकर बहुत अच्छा से प्रेजेंट करते हैं, ऑडियंस को बहुत अच्छी मैसेज जाती है और ऑडियंस में ओपन डिस्कशन बहुत अच्छे से होता है। इन्फॉर्मेशन रीचेस टू ए लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस। इसके अंदर कोई लिमिट नहीं रहती पैनल डिस्कशन में, मेंबर्स कितने भी बैठे तो क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन वो लार्ज मेंबर्स को जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज जाएगी। देन इट अलाउ एक्सपर्ट टू प्रेजेंट डिफरेंट ओपिनियन। इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप के एक्सपर्ट है उनको अपने डिफरेंट टाइप के ओपिनियंस प्रेजेंट करने की को अलाउ किया जाता है। देन इट प्रोवोक्स बेटर डिस्कशन। और जब एक एक टॉपिक उठ के बाहर आता है तो बहुत अच्छा डिस्कशन होता है। देन अलाउ एक्सपर्ट टू प्रेजेंट डिफरेंट ओपिनियन। जैसे कल सिंपोजियम में बताया था कि भाई उसको पर्टिकुलर टॉपिक में उसी में बताने, लेकिन यहाँ क्या है कि डिफरेंट टाइप के एक्सपर्ट बैठे हैं और डिफरेंट टाइप के ओपिनियन निकल करके बाहर आते हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है ऑडियंस को और डेप्थ ऑफ नॉलेज बहुत अच्छे से मिलती है। जो स्पीकर होते हैं उनको बोलने की आज़ादी होती है और बहुत अच्छे से वो प्रेजेंट करते हैं। इसके डिसएडवांटेज भी है, इसके भी डिसएडवांटेज है, भले ही वो अच्छी है लेकिन इसके भी कुछ परसेंटेज। तो इसमें क्या डिसएडवांटेज क्या है कि एक्सपर्ट में नॉट बी ए गुड स्पीकर। कभी कभी क्या होता है कि जो स्पीकर बुलाए जाते हैं, नए बच्चों को बुला लिया जाता है या कोई नए नए जो उनको बहुत अच्छे से स्पीच देना नहीं आता है, तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि एक्सपर्ट में नॉट बी ए गुड स्पीकर। दूसरा क्या है डिसएडवांटेज है कि पर्सनैलिटीज़ में ओवर शेडो कंटेंट। मीन्स कभी कभी क्या होता है कि पर्सनालिटीज़ जो पर्टिकुलर स्पीकर है उसकी पर्सनालिटीज़ के आधार पर भी वो कंटेंट बहुत इफेक्टिव हो जाता है कि भाई अरे भाई ये प्रोफेसर है, अरे ये क्या, तो ये तो वैसे अपने आप में बहुत अच्छा सा समझाएंगे, वैसे हम ऐसे ओवर वो हो जाते हैं। तो पर्सनालिटीज़ में ओवर शेडो द कंटेंट। हम उसकी पर्सनालिटी देख के समझ जाते हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छा प्रेजेंट करेंगे, अरे ये तो वैसे ही बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। देन सब्जेक्ट में नॉट बी इन लॉजिकल ऑर्डर। कभी कभी ये भी हो सकता है कि जो सब्जेक्ट कंटेंट लेकर के आया है वो प्रॉपर ऑर्डर में या प्रॉपर सीक्वेंस में न हो। ये भी कुछ डिसएडवांटेज पैनल डिस्कशन के आते हैं। अगली मेथड है मेथड ऑफ टीचिंग रोल प्ले। तो हमने पहले क्या देख लिया, हमने ग्रुप डिस्कशन देख लिया, पैनल डिस्कशन देख लिया, सिंपोजियम देख लिया, सेमिनार में देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं रोल प्ले। जैसे आपने देखा होगा कि ये रोल प्ले में कोई डॉक्टर, जैसे देखें छोटे बच्चों को आप रोल प्ले के लिए बोलोगे तो कोई डॉक्टर बनेगा, कोई शक्तिमान बन के आएगा, या जैसे छोटे छोटे बच्चे महात्मा गांधी बन के आते हैं, इंदिरा गांधी बन के आते हैं। तो इस तरह से रोल प्ले करके भी बच्चे बहुत सीखते हैं। तो एक टीचर अगर कोई टॉपिक दे दे बच्चे को, बच्चों आपको इस पर रोल प्ले तैयार करना है, तो बच्चे बहुत अच्छे से तैयार करते हैं। बस ये है कि उनको थोड़ा सा गाइड करने की ज़रूरत होती है। तो रोल प्ले हम देखते हैं कि रोल प्ले क्या है। इंट्रोडक्शन देखते हैं रोल प्ले का कि रोल प्लेइंग इज ए ड्रामेटाइजेशन बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर थीम। मतलब एक ड्रामा है, एक ड्रामा बेस्ड है रोल प्ले। एक पर्टिकुलर चीज़ पर दे दो तो बच्चे अच्छे बहुत ड्रामा करते हैं, किसी थीम को पर ड्रामा करते हैं। तो रोल प्ले से ड्रामेटाइजेशन बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर थीम। इट हेल्प स्टूडेंट टू एक्सपीरियंस द सिचुएशन इमोशनली एंड टू डेवलप इंसाइट। इट ऑल्सो इनकरेज थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। हम बच्चों को कोई थीम दे देंगे तो वो बच्चे इतना अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, और ये क्या करता है बच्चों में एक एक्सपीरियंस, बच्चों में एक अच्छा एक्सपीरियंस आ जाता है सिचुएशन को लेकर। वो बच्चे बहुत इमोशनली लेते हैं और उसके अंदर एक इंसाइट डेवलप हो जाता है बच्चों में कि भाई सपोज करो कि कहीं तुमको एक पर्टिकुलर जैसे कोरोना प्रिवेंशन को ही लेकर के अगर बच्चों को आप एक थीम दे दोगे तो बच्चे उसको बहुत अच्छे से ढंग, कैसे हैंड वॉशिंग है, कैसे बीमार हो जाते हैं, इस तरह से बच्चे बहुत अपने ढंग से उसको प्रेजेंट करते हैं। तो इट ऑल्सो इनकरेज थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। क्योंकि रोल प्ले दोगे, हर बच्चे को अपना एक रोल दोगे तो वो बच्चे में क्रिएटिविटी डेवलप हो जाएगी और एक थिंकिंग अच्छी आइडियाज़ आने लगेंगे, अच्छी विचारधारा आने लगेगी कि इस थीम को हम किस ढंग से बेटर बनाया जा सकता है। तो ये रोल प्ले की, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम रोल प्ले की कि रोल प्ले इज द स्पॉन्टेनियस एक्टिंग आउट ऑफ ए क्लियरली डिफाइंड सिचुएशन यूजुअली डन इन फ्रंट ऑफ ए ग्रुप विथ टाइम अलाउड एट कंक्लूशन फॉर डिस्कशन एंड यूज टू प्रैक्टिस रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, तो रोल प्ले एक अपने आप करने वाले की एक एक्टिंग है जिसके अंदर क्या होता है, एक सिचुएशन दिया जाता है
और एक ग्रुप को जैसे हमको हेल्थ एजुकेशन देना हो, तो जैसे आप रोल प्ले के द्वारा भी हम हेल्थ एजुकेशन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई बच्चा पेशेंट बन जाता है, तो कोई बच्चा डॉक्टर बन जाता है, कोई बच्चा सिस्टर बन जाती है। तो इस तरह से एक उस चीज़ उसको टाइम अलॉट किया जाता है कि भाई तुमको 1 घंटे से ज़्यादा टाइम, 1 घंटे के अंदर पूरी अपनी हेल्थ एजुकेशन आपको देना है। तो बच्चे उसके अंदर 1 घंटे के अंदर बहुत अच्छा डिस्कशन भी होता है और उस पर रियल लाइफ सिचुएशन पे प्रैक्टिस हो जाती है। तो डेफिनेशन क्या है कि रोल प्ले इज द स्पॉन्टेनियस एक्टिंग आउट ऑफ ए क्लियरली डिफाइंड सिचुएशन यूजुअली डन इन फ्रंट ऑफ ए ग्रुप with time allotted at conclusion for discussion and used to प्रैक्टिस रियल लाइफ सिचुएशन। वो वैसे ही बताते जिस तरह से रियल लाइफ सिचुएशन में होता है। रोल प्लेइंग इज द टेक्निक वेयर द टीचर पुट्स स्टूडेंट इन ए सिचुएशन अबाउट विच दे वांट टू टीच द स्टूडेंट। सपोज करो अगर टीचर एक अस्पताल का माहौल बनाना चाहते हैं तो वो बच्चे उस तरह से बना देंगे कि रियल लाइफ सिचुएशन जैसे बना देंगे कि सही में एक अस्पताल में एक डॉक्टर है, एक सिस्टर है। तो इस प्रकार से ये रोल प्ले की डेफिनेशन है। दो में से कोई सी भी एक याद कर लेना लिख लिख के। अब पर्पस ऑफ रोल प्ले, अगर हम रोल प्ले के पर्पस देखेंगे तो टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि यहाँ पे हर बच्चे के अपने एक डायलॉग डिलीवरी होती है। उनको डायलॉग दिए जाते हैं और वो बच्चे डायलॉग डिलीवरी करते हैं, तो उन्हें कम्युनिकेशन स्किल अच्छी बन जाती है उनके अंदर। तो इसमें कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है बच्चों में। टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स, टू इन्वॉल्व एवरीबडी टू वर्क कोऑपरेटिवली फॉर ए कॉमन गोल, क्योंकि सपोज अगर बच्चों को एक टॉपिक दिया जाता है, उस पर रोल प्ले दिया जाता है, तो उनमें कॉपरेशन की भावना आ जाती है और सब एक टीम स्पिरिट आ जाती है उनके बीच में। टू ट्राई न्यू बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ कोर लर्नर, एक उनमें क्योंकि सीखना सभी को है तो उनमें एक नया बिहेवियर आ जाता है, टीम स्पिरिट आ जाती है और एक कॉपरेशन आ जाता है। टू एक्सपीरियंस द सिचुएशन इमोशनली एंड टू डेवलप इनसाइट, इसके अंदर क्या है कि वो सिचुएशन को बहुत इमोशनली ले लेते हैं और उसमें उनके अंदर उस काम को करने की एक इनसाइट पैदा हो जाती है, अंदर से एक इमोशनली भावना आने लगती है। टू इनकरेज थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, रोल प्ले के द्वारा बच्चों के अंदर एक थिंकिंग डेवलप हो जाती है और क्रिएटिविटी आती है। टू क्रिएट मोटिवेशन एंड इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि हर बच्चे का इन्वॉल्वमेंट रहता है रोल प्ले में, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ भूमिका अदा करनी होती है, तो एक मोटिवेशन आता है और मोटिवेशन के साथ एक इन्वॉल्वमेंट आता है। देन स्टेप्स ऑफ रोल प्ले, अब इसके अंदर रोल प्ले की स्टेप्स क्या क्या है, क्या क्या स्टेप्स होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रिचर्ड 1985, द फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ रोल प्ले। तो रोल प्ले एक अगर हमको तैयार करना है तो हमको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। प्रिलिमिनरी एक्टिविटी यानी रोल प्ले करने से पहले हमको क्या क्या करना है, तो मॉडल डायलॉग, पहले तो हमको पहले टॉपिक डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई किस टॉपिक पर रोल प्ले करना है। दूसरा एक डायलॉग बनाना पड़ेगा, हर व्यक्ति को एक रोल देना पड़ेगा। देयर लर्निंग टू परफॉर्म द रोल प्ले, फिर उस पर रिहर्सल करनी पड़ेगी, क्योंकि रिहर्सल कब करेंगे, तब वो रोल प्ले की तैयारी करेंगे, तो उसके पहले वो लर्निंग टू परफॉर्म द रोल प्ले, दैट इज रिहर्सल, देन परफॉर्मिंग द रोल प्ले, फिर उसको रोल प्ले परफॉर्म करेंगे। और 5वें नंबर पे फॉलो अप, जो रोल प्ले करता है फिर टीचर उसको क्या करते हैं, इवॉल्यूएट करते हैं कि हाँ आपका रोल प्ले कैसा था और आपका रोल प्ले कितना इफेक्टिव था और किसने अपनी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छे से करी है और किसको समझ में आई है। नाउ यूज ऑफ रोल प्ले इन नर्सिंग, अब हम ये देखें कि रोल प्ले का नर्सिंग में क्या यूज़ है। इट हेल्प इन डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटी, नर्सिंग में रोल प्ले में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाती बच्चों के बीच में। इट हेल्प इन ए प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी भी प्रॉब्लम समस्या का समाधान में ये रोल प्ले यूजफुल है। देन इट हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइजिंग सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। और टू प्रैक्टिस सिलेक्टेड बिहेवियर इन रियल लाइफ सिचुएशन, ये क्या करता है कि जो एक रियल लाइफ सिचुएशन में व्यवहार करता है और उस व्यवहार की प्रैक्टिस होती है किसमें, रोल प्ले में। तो टू प्रैक्टिस सिलेक्टेड बिहेवियर इन रियल लाइफ सिचुएशन, दैट इट इनकरेज इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड एक्शन। हर बच्चे को अगर रोल प्ले दिया जाएगा तो वो अपने रोल को बहुत अच्छे से अच्छे ढंग की करने की कोशिश करेगा और अपने रोल को अच्छे से अच्छे एक्शन करके वो परफॉर्म करना चाहेगा। इट हेल्प नर्स टू अंडरस्टैंड पेशेंट प्रॉब्लम एंड सॉल्व देम, ये जो इसके द्वारा
वो पेशेंट की प्रॉब्लम को समाधान करती है और ज़्यादा से ज़्यादा रोल प्ले करके पेशेंट को समझाने की कोशिश करती है। देन एडवांटेज, इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस न्यू स्किल्स। इसके एडवांटेज क्या है कि रोल प्ले के द्वारा, रोल प्ले का बहुत अच्छी मेथड होती है, मेथड ऑफ टीचिंग होती है, जिसके द्वारा हम पेशेंट को हेल्थ एजुकेट कर सकते हैं, बच्चों को अच्छी मैसेज दे सकते हैं, समाज में अच्छी मैसेज दे सकते हैं। तो इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस न्यू स्किल्स। किसी भी तरह की कोई न्यू स्किल्स है ये हम रोल प्ले करके सिखा सकते हैं। इट हेल्प इन ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये ग्रुप की कोई प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने में मदद करती है। इट हेल्प टू डेवलप सेंसिटिविटी टू अनदर फीलिंग, ये एक दूसरे की फीलिंग को समझने में भी मदद करता है। इट इनकरेज स्टूडेंट इन इंडिपेंडेंट थिंकिंग, ये बच्चों के बीच में इंडिपेंडेंट थिंकिंग को पैदा करता है, ये प्रमोट करता है। इट प्रमोट्स एक्टिविटी एंड इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट। रोल प्ले के द्वारा अगर बच्चों को आप सिखाएंगे तो बच्चों में एक रुचि आएगी और बच्चे बोरिंग नहीं होंगे और मैसेज भी हमारी बहुत अच्छे से बच्चों तक पहुंच जाएगी। इट इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट, जब बच्चे रोल प्ले में अपना अपना रोल अदा करेंगे तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। तो इट इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट। देन डिसएडवांटेज, हम इसका डिसएडवांटेज देखते हैं कि इसका रोल प्ले के कुछ डिसएडवांटेज भी है। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम उसमें, ड्रेस चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग, प्रिपरेशन, रिहर्सल। रोल प्ले में प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, प्रिपरेशन चाहिए, डायलॉग डिलीवरी को सीखना पड़ेगा, फिर रिहर्सल करना पड़ेगा। फिर लर्नर में हैव डिफ़िकल्टी इन देयर रोल्स, कभी कभी क्या होता है कि कोई किसी को अपना रोल अदा करने में परेशानी आती है, कोई तो अच्छे से रोल प्ले कोई, कुछ बच्चे तो अपना रोल अच्छे से कर लेते हैं और है ना कोई तो है ना अपने रोल को प्रॉपर वे में अदा नहीं, काला काला आ रहा है इधर। तो कुछ बच्चे तो अपना बहुत अच्छे से रोल कर लेते हैं, किसी को अपने रोल परफॉर्म करने में प्रॉब्लम आती है। रोल प्लेइंग शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन प्रेशर ऑफ द टाइम इज प्रेजेंट। रोल प्ले को बड़े डायलॉग डिलीवरी करना है तो बड़े रिलैक्स होकर करना पड़ता है। अगर मिनिमम टाइम दे दोगे तो बच्चे घबराएंगे या जो भी कलाकार है वो घबराएगा, क्योंकि उसको वो सोचेगा अरे मेरे पास टाइम कम है। तो रोल प्लेइंग शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन प्रेशर ऑफ टाइम इज प्रेजेंट। देन अगली मेथड ऑफ टीचिंग है प्रोजेक्ट मेथड। ये प्रोजेक्ट मेथड, तो प्रोजेक्ट मेथड में देख लो, यहाँ पर बहुत सारे लोग बच्चे हैं लेकिन कॉमन पर्पस है, बीच में कॉमन पर्पस। जैसे आप लोगों को अभी कैसे रिसर्च के प्रोजेक्ट दे दिए गए हैं, 4 ग्रुप बना दिए हैं और 4 ग्रुप में अलग अलग प्रोजेक्ट दे दिया गया है। तो जैसे सपोज करो एक पूरा ग्रुप है और ग्रुप में तुमको एक टॉपिक दिया है, इसी तरह से प्रोजेक्ट मेथड भी अपने आप में बहुत अच्छी टीचिंग मेथड होती है। तो नेक्स्ट मेथड क्या है? प्रोजेक्ट मेथड। अब प्रोजेक्ट मेथड का इंट्रोडक्शन अगर हम देखें, काला काला हटा देगा। अब अकॉर्डिंग टू सर जॉन डीवे, what to be taught should have a direct relationship with the actual happening in life. This central idea from the core basis of the project method. प्रोजेक्ट मेथड ये है कि सारी एक सेंट्रल आइडियाज़ है, एक ही कॉमन गोल है और कॉमन गोल पे सारे ग्रुप को यहाँ पर काम करना पड़ रहा है, सभी एक, और सभी में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है एक कॉमन गोल पे। डेफिनेशन क्या है? इसके अलग अलग डेफिनेशन अपना स्टीवर्सन ने दिया है, फिर किल पैट्रिक ने दिया है, बेलार्ड ने दिया है। इसमें से कोई भी एक डेफिनेशन आप याद कर लेना और सारी याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें एक 1922 में प्रोजेक्ट इज ए प्रॉब्लमेटिक एक्ट कैरीड टू कंप्लीशन इट इन मोस्ट नेचुरल सेटिंग। प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रॉब्लम होता है कि जिसको एक नेचुरल सेटिंग में सारे लोगों के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। अगली डेफिनेशन क्या है कि अ प्रोजेक्ट इज ए होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन अ सोशल इन्वायरमेंट। तो प्रोजेक्ट ये है कि जो सबकी पर्पसफुल एक्टिविटी है जो सोशल इन्वायरमेंट में की जाती है, सभी लोग मिलके किया जाता है। बालार्ड क्या बोलता है कि प्रोजेक्ट ए बिट ऑफ रियल लाइफ दैट हैज़ बीन इम्पोर्टेंट इनटू स्कूल। तो एक प्रोजेक्ट एक बताया कि एक ज़रूरी चीज़ है जो स्कूल वगैरह में करवाई जाती है। पहले फुल स्क्रीन आ रहा था बेटा, फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है, इसको देख ले। अब इसके अंदर स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट मेथड। अब प्रोजेक्ट मेथड के हम स्टेप्स देख लें कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो इसमें इसके अंदर प्रोजेक्ट मेथड में है कि प्रोवाइडिंग ए सिचुएशन, इसमें भी एक सिचुएशन दी जाती है। जैसे तुम लोग को अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी है कि आप भाई इस पर आपको प्रोजेक्ट बनाना है, तो प्रोवाइडिंग ए सिचुएशन वो दी है। देन
चूजिंग एंड देन पर्पसिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के पर्पस क्या क्या हैं, क्यों पर्टिकुलर चीज़ किया है। जैसे आप लोगों ने प्रोजेक्ट है तो आपको पोस्ट बेसिक में जो डिजर्टेशन आपको का रिसर्च डिजर्टेशन का टॉपिक है वो आपको करना जरूरी है, वो पर्पस हो गया। देन प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की प्लानिंग करना है आप लोगों को, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट बनाना है, देन इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। इस तरह से ये सारी चीज़ें अपन को, ये स्टेप्स हैं कि प्रोजेक्ट बनाने की ये स्टेप्स हैं। देन अब एडवांटेज देखें, इसके एडवांटेज क्या है कि इट अराउज एंड मेंटेन्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। ये प्रोजेक्ट बनाने में क्या, क्योंकि सारा ग्रुप, एक एक ग्रुप बांट दिए गए हैं तो हर ग्रुप का कॉमन पर्पस है, तो हर स्टूडेंट इसके अंदर इंटरेस्ट लेता है क्योंकि वो अपने आप को ग्रुप का मेंबर समझता है और उस प्रोजेक्ट में सभी लोग अपना योगदान देते हैं। इट गिव्स द स्टूडेंट फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्शन। इसके अंदर हर बच्चा, हर स्टूडेंट का ग्रुप है जो हर स्टूडेंट को फ्रीडम रहता है अपने ढंग से उस प्रोजेक्ट को तैयार करने का। इट एस्टैब्लिश ए डेफिनेट tangible ascertainable goal and what progress is being made and when it is completed। इसके अंदर ये टाइम दिया जाता है कि ये डेफिनेट टाइम में करना पड़ता है, टेंजिबल है मतलब इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी आ सकती है, और इसके अंदर एक कॉमन गोल दिया जाता है और टाइम दिया जाता है, इसके अंदर इसको कंप्लीट करना रहता है। नहीं तो सालों साल तक प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट नहीं हो, अगर कुछ समय दे दिया जाएगा भाई आपको 2 साल में या 1 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो आप जब तक उसको टास्क नहीं देंगे, गोल नहीं दोगे, वो कंप्लीट नहीं होगा। तो दिस मेथड अलाउज ग्रोथ थ्रू एक्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर। इसके अंदर लर्नर के द्वारा एक्टिविटीज डाली जाती है और उसमें एक अच्छे ढंग से बच्चे प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। इट डेवलप ए स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड कम्युनिटी इंटरेस्ट। जब बच्चों को टीम स्पिरिट आएगी उसके अंदर तो बच्चे बहुत कोऑपरेशन से काम करेंगे और एक कम्युनिटी इंटरेस्ट आ जाएगा। देन डिसएडवांटेज क्या है प्रोजेक्ट वर्क के, कभी कि रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, कभी कभी सिलेक्शन जो टॉपिक दिया जाता है कभी वो गलत ढंग से हो जाता है। ओवर कंजप्शन ऑफ द टाइम, कभी कभी प्रोजेक्ट वर्क में ज़्यादा समय लग जाता है। देन अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इसके अंदर जैसे कुछ प्रोजेक्ट रहते हैं उसके अंदर बहुत सारी खर्चा आ जाता है और वो कास्ट और अवेलेबल मटेरियल नहीं रहते हैं। देन व्हेन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट आर ओवर एम्फेसाइज there may be over development of individualized and under development of cooperation and group responsibility। कभी कभी क्या आता है कि कोई तो प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज हो जाते हैं और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना लेते हैं, और कोई क्या करता है कि किसी ग्रुप में कॉपरेशन नहीं मिलता है तो अंडर डेवलपमेंट ऑफ कॉपरेशन एंड ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी कभी कोई ग्रुप के एक ही कुछ, जैसे कोई ग्रुप में कुछ बच्चे काम करते हैं बाकी सब देखते रहते हैं, कुछ कॉपरेशन नहीं करते, तो कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट ख़राब भी हो जाते हैं और कुछ प्रोजेक्ट बहुत अच्छे बन जाते हैं क्योंकि कुछ बच्चे बड़े मन से काम करते हैं उसके अंदर, क्योंकि एक इंडिविजुअलिटी डालना चाहते हैं। हर कोई सोचता है कि हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हो, तो सारे लोग काम करेंगे तभी प्रोजेक्ट अच्छा होगा, किसी एक ग्रुप में 1-2 के काम करने से प्रोजेक्ट अच्छा नहीं हो पाता। तो ये कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं तो बहुत अच्छा कॉपरेशन मिलता है ग्रुप में, कहीं पर कॉपरेशन अच्छा नहीं मिलता है, जिसके कारण प्रोजेक्ट क्या हो जाता, अंडर डेवलपमेंट या ठीक से नहीं बन पाता। अगली मेथड ऑफ टीचिंग है फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप के द्वारा भी बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल MBA के बच्चे हैं तो उनको कोई इंडस्ट्री दिखाने ले जाते हैं, या जैसे मेडिकल के बच्चे हैं तो उनको कोई अच्छा हॉस्पिटल दिखाने ले जाते हैं, है ना। तो कोई फिर कहीं पर जो कोई अच्छी हॉस्पिटल को बहुत ग्रेडिंग अच्छी मिलती है, रैंकिंग अच्छी मिलती है, तो किसी एम्स को दिखाने ले जाते हैं कि भाई हॉस्पिटल किस तरह से होना चाहिए। तो ये फील्ड ट्रिप के द्वारा भी बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जाता है। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टीचिंग मैथड। जैसे डायग्राम में है बच्चे फील्ड ट्रिप पे जा रहे हैं। अब अगर फील्ड ट्रिप का इंट्रोडक्शन देखें तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद रियलिटी provides an excellent opportunity for sensory learning. Field trip is a first audio visual aid to be introduced in audio visual media for the effective learning. ये एक बहुत अच्छी मेथड है क्योंकि इसके अंदर बच्चे डायरेक्ट उस चीज़ को रियल लाइफ सिचुएशन में जाके देखते हैं, है ना। जैसे हम पढ़ते हैं कि भाई मेरे पेशेंट को CPR कैसे दिया जाता है, लेकिन हम हॉस्पिटल में डायरेक्ट बच्चों को जाकर CPR दिखाएंगे पेशेंट पे कैसे दिया जाता है, तो वो रियल लाइफ सिचुएशन में हम बच्चे को देखने को भी मिलता है और सुनने को भी मिलता है। तो एक इफेक्टिव मीडिया ऑफ लर्निंग है ये। कौन सी फील्ड ट्रिप? द स्पेसिफिक एडवांटेज ऑफ फील्ड ट्रिप इज दैट आफ्टर द ट्रिप स्टूडेंट जस्ट से आई हैव सीन
इंस्टेड ऑफ आई हैव रीड अबाउट और आई हैव बीन टोल्ड। तो बच्चे इसमें डायरेक्ट ये बोलते हैं कि हाँ मैंने खुद देखा है। ये कहने के बजाय बच्चे ये नहीं बोलेंगे हाँ मैंने पढ़ा है या मैंने सुना है, लेकिन जब फील्ड ट्रिप जाते हैं तो बच्चे बोलते हैं यस आई हैव सीन इट, कि मैंने खुद देखा है। देन ए डेफिनेशन, इसमें क्या है कि फील्ड ट्रिप इज डिफाइंड एज एन एजुकेशनल प्रोसीजर बाय विच द स्टूडेंट स्टडीज फर्स्ट हैंड ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड मटेरियल इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। क्या होता है कि ये डायरेक्ट लाइफ रियल लाइफ सिचुएशन में बच्चे देखते हैं और फर्स्ट हैंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको अंदर बच्चे नेचुरल इन्वायरमेंट में जाके उस चीज़ को सीखते हैं। देन दूसरी डेफिनेशन क्या है, ये भाटिया ने दी है, पहली वाली ए हैंडगरकन ने दी है। तो भाटिया जी ने क्या डेफिनेशन दी है, फील्ड ट्रिप इज डिफाइंड एज मोस्ट कॉन्क्रीट एंड द रियल बेस्ट विजुअल टेक्निक विच ब्रिंग द पीपल इनटू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द रियल लाइफ सिचुएशन। ये इन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ पर कॉन्क्रीट मतलब बहुत डेप्थ में और रियल में बच्चे वहाँ जाकर सीखते हैं, और स्टोरी पीपल एंड स्टूडेंट और डायरेक्ट कांटेक्ट में रियल लाइफ सिचुएशन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर सीखते हैं। तो फील्ड ट्रिप इज डिफाइंड एज मोस्ट कॉन्क्रीट एंड द रियल बेस्ट विजुअल टेक्निक्स विच ब्रिंग द पीपल इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द रियल लाइफ सिचुएशन। अब इसके फील्ड ट्रिप के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, उद्देश्य क्या क्या है, टू अप्लाई थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। ठीक है, जो भी थ्योरी हमने पढ़ी है उसकी प्रैक्टिस हम जाकर के कहाँ देखते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन में, इसलिए हम फील्ड ट्रिप जाते हैं। फिर टू इवैल्यूएट द रिजल्ट ऑफ ए न्यू प्रैक्टिस, क्योंकि जब हमने न्यू प्रैक्टिस जो भी है उसके रिजल्ट क्या क्या है वो हमको क्लिनिकल फील्ड में जाकर के हम उसको देख सकते हैं। देन टू इनरिच द क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, जो हमने क्लासरूम में पढ़ा है वो क्लासरूम के हम जाकर के प्रैक्टिकली हम जाकर के हॉस्पिटल में या बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बच्चे जाके देखते हैं। देन टू डेवलप ऑब्जर्वेशन स्किल, क्योंकि बच्चा फील्ड ट्रिप हम बच्चों को ले जाते हैं और हम उनको बोलते हैं कि आप ऑब्जर्व करिए, तो बच्चों में ऑब्जर्वेशनल स्किल्स डेवलप होती है कि भाई हमको माइन्यूटली चीज़ें क्या क्या देखना है। ऐसा नहीं घूम फिर के पिकनिक मना के आ गए, ये नहीं। अगर हम सपोज को अगर आपको एक अच्छे एम्स में ले जा करके आपको विजिट करवाना चाहते हैं तो आप वहाँ का CPR देखिए, आप वहाँ का डायलिसिस यूनिट देखिए, वहाँ का आप ICU देखिए, MICU देखिए, NICU देखिए, वहाँ की हाई टेक्नोलॉजी से कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जिस तरह से ऑब्जर्वेशनल स्किल्स डेवलप होती है ये बच्चों में फील्ड ट्रिप में ही डेवलप होती है। देन नेक्स्ट क्या है, टू इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन अमंग द स्टूडेंट। जब कोई नई चीज़ देख के आएंगे तो बच्चे बहुत आपस में इंटरेक्शन, अरे वहाँ का डायलिसिस यूनिट कितना अच्छा है, अरे आपने देखा डायलिसिस होते हुए, अरे वहाँ सर्जरी कितनी अच्छे से हो रही थी, अरे वहाँ का ICU कितना अच्छा था। तो ये आपस में सोशल इंटरेक्शन करने का बच्चों में मौका देता है फील्ड ट्रिप। तो देन टू रिफ्रेश स्टूडेंट नॉलेज, क्योंकि बच्चों का नॉलेज भी अपग्रेड होता है नई नई चीज़ जाकर दिखाने से, वो बच्चों में एक रिफ्रेशमेंट भी आता है और एक नया नॉलेज बच्चों के अंदर डेवलप होता है। देन टू ऑब्टेन बेसलाइन डाटा, तो जब बच्चे क्लिनिकल में जाते हैं तो एक बेसिक आइडियाज़ या बेसलाइन डाटा कलेक्ट करते हैं कि वास्तव में ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब वो अपनी आंखों से जाके देख के आते हैं तो लगता है कि हाँ सही में ये हो रहा है। ऐसा नहीं क्योंकि हमने जो थ्योरी पढ़ी है हम जाके प्रैक्टिस में नहीं देखेंगे तो हमको क्या पता चलेगा कि थ्योरी और प्रैक्टिस में कितनी गैप है। वही जो थ्योरी हमने पढ़ी क्या वही क्लिनिकल में काम आ रही है या क्लिनिकल में इम्प्लीमेंट हो रही है या क्लिनिकल में उसका यूज़ हो रहा है, ये बच्चों को बेसलाइन डाटा कलेक्ट होने में मदद मिलती है। देन टू डेवलप क्रिएटिविटी स्किल्स अमंग स्टूडेंट के अंदर जो क्रिएटिविटी है ये भी डेवलप बच्चों के अंदर होती है, किसके द्वारा, फील्ड ट्रिप के द्वारा। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फील्ड ट्रिप। अब इसका पर्पस क्या है, फील्ड ट्रिप क्यों जरूरी, क्या उद्देश्य या इसके पर्पस क्या है, ये क्यों महत्वपूर्ण है। इट हेल्प टू फर्निश फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, ये हमारी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन किसको बोलते हैं कि अगर मैं किसी व्यक्ति या किसी फील्ड को या किसी हॉस्पिटल में ICU को अगर मैं देख के आती हूँ खुद, तो वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है। और सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन किसको बोलते हैं कि अगर मैं मेरी इन्फॉर्मेशन किसी और को देती हूँ कि हाँ फला हॉस्पिटल में ICU बहुत अच्छा है, मैं वहाँ पर देख के आई हूँ, वहाँ पे कार्डियोस्कोप बहुत अच्छे हैं, पल्स ऑक्सीमीटर बहुत अच्छे हैं, वहाँ पर कार्डियक शॉक देने की मशीन बहुत अच्छी है, वेंटिलेटर बहुत अच्छे, तो मैं जब किसी दूसरे को दूंगी तो वो क्या कहलाएगी, सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन। तो जब बच्चा खुद जाके देखता है तो वो कहलाएगी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। तो इससे क्या होता है, बच्चे जब फील्ड ट्रिप में जाते हैं तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाते हैं। इट हेल्प टू कोऑपरेट एंड ब्लेंड स्कूल लाइफ विदाउट साइड वर्ल्ड बाय प्रोवाइडिंग अ डायरेक्ट टच विथ कम्युनिटी सिचुएशन।
ये क्या है कि एक ये इट हेल्प टू कोऑपरेट या कोरिलेट, ठीक है, ये कोरिलेट करता है ब्लेंड स्कूल लाइफ, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से निकलते हैं तो उनको इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता है आउटर वर्ल्ड से। तो जब बच्चों को हम बाहर निकालने के लिए कहते हैं, फील्ड ट्रिप में करते हैं, तो वो डायरेक्ट टच में आते हैं। बच्चे एकदम घर के माहौल में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, और जब फील्ड ट्रिप में बाहर निकलते हैं तो वो हर तरह की प्रॉब्लम से वो डायरेक्ट टच में आते हैं। देन इट हेल्प टू डेवलप कीनेस एंड ऑब्जर्वेशनल स्किल्स। कीनेस का मतलब ये होता है कीननेस, कीननेस मीन्स बारीक से बारीक चीज़ों को ऑब्जर्व करने की उसके अंदर स्किल होती है। अपन बोलते हैं कीन इंटरेस्ट होता है। कीन इंटरेस्ट मीन्स किसी को किसी काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होना। तो जब बच्चे रियल लाइफ सिचुएशन में आएंगे, फील्ड ट्रिप में जाएंगे, पर्टिकुलर क्लिनिकल फील्ड आपको दिखाया जाएगा, तो उसमें बच्चों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा और ऑब्जर्वेशन करने की स्किल डेवलप होगी कि किसी चीज़ को कैसे ऑब्जर्व करके आना है। क्योंकि ऑब्जर्वेशन फील्ड ट्रिप के बाद उनको बोला जाता है कि भाई आप अपना फील्ड ट्रिप एक असाइनमेंट लिखो। तो बच्चे क्या करते हैं, फील्ड ट्रिप में जहाँ जहाँ उनको जो कुछ सीखने को मिलता है अपनी डायरी में लिखते जाते हैं, उन्होंने क्या क्या देखा, फिर बाद में उनको फील्ड ट्रिप का पूरा लिख करके देना पड़ता है एक असाइनमेंट के बतौर, जो उनकी फाइल में रखा जाता है। तो फील्ड ट्रिप प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई व्हाट इज टॉट एंड वेरीफाई व्हाट इज लर्न। तो ये उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। देन फील्ड ट्रिप प्रोवाइड एक्चुअल सोर्स मटेरियल फॉर स्टडी, क्योंकि फील्ड ट्रिप के द्वारा एक्चुअल सोर्स बच्चों को मिलता है स्टडी करने के लिए। तो फील्ड ट्रिप प्रोवाइड एक्चुअल सोर्स मटेरियल फॉर स्टडी। देन फील्ड ट्रिप हेल्प टू डेवलप एस्थेटिक सेंस इन स्टूडेंट। जब फील्ड ट्रिप के द्वारा जब बच्चे आते हैं फील्ड ट्रिप से, तो उनको एस्थेटिक सेंस डेवलप हो जाता है, एक सोफिस्टिकेटेड सेंस, एक अच्छी चीज़, एक जैसे हम कहीं बाहर से आते हैं फील्ड ट्रिप करके, तो एक एंटरटेनिंग भी रहता है, नॉलेज भी हमको मिलता है, हमारा इन्वायरमेंट भी चेंज हो जाता है, तो हम अपने आप में बहुत अच्छा महसूस करते हैं, एक अच्छा सेंस आ जाता है, फ्रेशनेस आ जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें पर्पस होते हैं फील्ड ट्रिप के। अब टाइप्स ऑफ फील्ड ट्रिप, अब कितने तरह की फील्ड ट्रिप होती है। तो पहले लोकल स्कूल ट्रिप, ठीक है, लोकल स्कूल ट्रिप की भाई स्कूल ट्रिप लोकल, जैसे इंदौर में गए तो भाई चिड़ियाघर ले गए, ठीक है, कभी कभी रीजनल पार्क ले गए, तो ये लोकल है, लोकल स्कूल ट्रिप। देन कम्युनिटी ट्रिप, कम्युनिटी ट्रिप में अपन ये समझ लो कि भाई किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को कम्युनिटी का ट्रिप रहता है अलग अलग टाइप का। कि कम्युनिटी ट्रिप में आपको क्या बताऊँ मैं आपको, कि जैसे पर्टिकुलर कम्युनिटी है ना, या जैसे बोहरा कम्युनिटी कोई पर्टिकुलर ट्रिप पे जा रहा है, या कुछ जैन कम्युनिटी, तो ये अलग अलग ट्रिप पे। तो कम्युनिटी लोकल स्कूल ट्रिप होता है, कम्युनिटी ट्रिप होता है, टूर और जर्नी वाली ट्रिप होती है, टूर एंड ट्रेवल्स की गाड़ियाँ वगैरह होती है ना, इस तरह से टूर होते हैं, टूर एंड जर्नी। फिर इमेजिनरी टूर, एक इमेजिनरी टूर भी होता है, बच्चे घर घर पे बैठे बैठे हम बहुत सारी चीज़ें हम देख लेते हैं नेट वेट पे, या इमेजिन कर लेते हैं। देन इंटर स्कूल विजिट और इंटर कॉलेज विजिट, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ के बच्चे चौथराम विजिट कर रहे हैं, चौथराम के बच्चे यहाँ विजिट करते हैं, हमारे एमवाई को विजिट करते हैं, हमारे कॉलेज को विजिट करते हैं। जैसे स्कूल भी होता है कि भाई वो फला फला स्कूल बहुत अच्छा है, तो एक स्कूल के बच्चे दूसरी स्कूल को जाके विजिट करते हैं, वहाँ के बच्चे हमारी स्कूल को विजिट करेंगे, कॉलेज को विजिट करेंगे। तो इंटर स्कूल विजिट और इंटर कॉलेज विजिट। देन इंडिविजुअल ट्रिप, इंडिविजुअल ट्रिप मतलब व्यक्ति अकेला भी कहीं घूम फिर सकता है। तो दीज आर द फील्ड ट्रिप, लोकल स्कूल ट्रिप, कम्युनिटी ट्रिप, टूर और जर्नी ट्रिप, इमेजिनरी टूर, देन इंटर स्कूल विजिट और इंटर कॉलेज विजिट एंड इंडिविजुअल ट्रिप। ये दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टीचर। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए टीचर, अब जो फील्ड ट्रिप होता है उसमें टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चेक, क्योंकि फील्ड ट्रिप बच्चे अकेले तो जाते ही नहीं है, बच्चे टीचर भी जाती है उनके साथ, ये जाता है। तो टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चेक द प्रेजेंस ऑफ ऑल स्टूडेंट एंड सी दैट नो स्टूडेंट इज मिसिंग। पहली बात तो उसको देखना कि सारे बच्चे हैं कि नहीं है, कोई भी बच्चा छूटा तो नहीं है। एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट, जहाँ जहाँ फील्ड ट्रिप करवाने जाते हैं टीचर्स को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि हम फला फला हॉस्पिटल को विजिट करने जा रहे हैं, और वहाँ का हर डिपार्टमेंट बच्चों को दिखाना चाहिए, हर जो क्या क्या टेक्नोलॉजी मेडिकल फील्ड में यूज़ हो रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी क्या है मेडिकल फील्ड में, सारी जानकारी टीचर स्टूडेंट को देखना चाहिए। गाइड एंड सुपरवाइज द स्टूडेंट ड्यूरिंग द ट्रिप, बच्चों को गाइड एंड सुपरवाइज करना चाहिए। द सेफ्टी रूल टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली थ्रू आउट द ट्रिप, क्योंकि ट्रिप में किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए सेफ्टी रूल्स भी फॉलो करना है। वो सेफ्टी रूल्स कौन फॉलो करवाते हैं,
टीचर बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देंगे, अरे वहाँ नहीं जाना, इधर नहीं जाना, कोई बच्चा अकेला नहीं जाएगा, जहाँ भी जाएगा ग्रुप में जाएगा, कहीं भी जाएगा तो टीचर को इन्फॉर्म करके जाएंगे, कहीं रात को उठ के बाहर नहीं जाना। इस तरह से जो भी होटल में रुके वहाँ किसी तरह का कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, रास्ते में सड़क पे किसी तरह का कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, ठीक है, कोई पानी वाली जगह जा रहे हैं तो वहाँ पर किसी तरह का एक्सीडेंट नहीं हो जाए। ये सारी टीचर सेफ्टी रूल्स फॉलो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स के भी है और स्टूडेंट के भी। टीचर शुड इनकरेज यूनिटी डिसिप्लिन अमंग द ग्रुप। टीचर क्या करेंगे, यूनिटी और डिसिप्लिन बनाए रखेंगे उनके बीच में। देन फर्स्ट एड बॉक्स शुड बी टेकन एंड केप्ट इन द व्हीकल फॉर द ट्रिप। तो कोई भी फर्स्ट एड बॉक्स, किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि फर्स्ट एड बॉक्स लेके चले। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट। अब फील्ड ट्रिप में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की तो होती नहीं है, स्टूडेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो स्टूडेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ईच स्टूडेंट इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल टू नो प्लेस ऑफ विजिट, व्हीकल यूज फॉर ट्रिप, टाइम एंड प्लेस ऑफ गेटिंग ऑन एंड ऑफ द व्हीकल। उसको ये मालूम होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, पर्सनली उसको मालूम होना चाहिए, व्हीकल का नंबर मालूम होना चाहिए, प्लेस ऑफ विजिट का मालूम होना चाहिए, टाइम और प्लेस मालूम होना चाहिए, और सबको, और गाड़ी कब हमको छोड़ेगी और कब हमको गाड़ी लेने आएगी, ये सारी चीज़ें बच्चों को मालूम होना चाहिए। स्टूडेंट शुड बी पंक्चुअल एंड ओबे द कमांड और इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर। बच्चों को भी टीचर का इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, पंक्चुअल होना पड़ेगा और टीचर के इंस्ट्रक्शन को ओबे करना है। ऐसा नहीं कि टीचर समझा रहे हैं और इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो कहीं पर भी किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो सकता है। स्टूडेंट शुड वियर सुटेबल ड्रेस बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ विजिट। स्टूडेंट को एक सोफिस्टिकेटेड ड्रेस और कंफर्टेबल ड्रेस पहन करके फील्ड ट्रिप पे जाना चाहिए। किसी भी तरह की टाइट और अनकंफर्टेबल ड्रेस पहन कर नहीं जाना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर हम पेरीफेरी पे या किसी ट्राइबल एरिया में जा रहे हैं तो वहाँ के एरिया के हिसाब से हमको कपड़े पहन करके जाना है, ना कि हम बहुत जा रहे टाइट जीन्स और टॉप पहन करके जा रहे हैं जहाँ पर हमको बहुत सारी प्रॉब्लम होंगे और जहाँ पर लोगों के लिए हम अजीबो गरीब नहीं बन जाए। उस प्लेस के हिसाब से हमको कपड़े पहन करके ड्रेसअप होकर के जाना पड़ेगा। देन क्वेश्चन शुड बी फ्रेम्ड एंड केप्ट रेडी। किसी भी तरह का फील्ड ट्रिप में किसी भी तरह का कोई डाउट हो उसको बच्चों को पूछना चाहिए टीचर को। ऑल लगेज ऑफ स्टूडेंट शुड बी लेबल्ड एंड शुड बी रेडी ऑन टाइम फॉर द डिपार्चर। जैसे हम टूर पे जाते हैं सारे लगेज हमारे पास रहते हैं और सारे लगेज हमारे लेबल्ड होते हैं कि किसका लगेज किसका है, नाम लिखा रहता है और वो बिल्कुल रेडी होना चाहिए, टाइट बंधे हुए होना चाहिए सारे लगेज। ऐसा नहीं कि आधा खुल रहा है तो चेन खुली है तो कहीं बेल्ट टूटा हुआ है। सारे लगेज प्रॉपर वे में लेबल्ड होना चाहिए और रेडी होना चाहिए। ईच स्टूडेंट शुड टेक नोट्स व्हेनेवर दे आर इंस्ट्रक्टेड टू टेक। फील्ड विजिट केवल पिकनिक बना करके वापस नहीं आना है, जहाँ जहाँ उनको नोट्स लेने की ज़रूरत है वहाँ पर डायरी ले जाना चाहिए, पेन ले जाना चाहिए और प्रॉपर वे में नोट्स लिख के लाना चाहिए, क्योंकि उनको बाद में असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा। अगर नोट्स नहीं लिख के लाएंगे तो असाइनमेंट में क्या लिख के देंगे। अब उसके एडवांटेज क्या है फील्ड ट्रिप के? एडवांटेज ये है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन विथ रियलिटी। हर बच्चे का अपना एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा और रियल लाइफ सिचुएशन को देख के आएगा वो। अपॉर्चुनिटी फॉर कोऑपरेटिव ग्रुप वर्क एंड शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सभी क्योंकि ग्रुप में जा रहे हैं तो कोऑपरेशन बना रहेगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर वे में शेयर करेंगे। हर बच्चे को अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम है, टीचर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम है, तो हर काम अच्छे से होगा। देन इनेबल द स्टूडेंट टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसके जो फील्ड ट्रिप है इसके कारण हर बच्चे में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। इंश्योर क्लोज कांटेक्ट विथ रियलिटी, क्योंकि क्लोज कांटेक्ट विथ रियलिटी आएगा तो एक वो तो होती है कि इंश्योर क्लोज कांटेक्ट विथ रियलिटी। देन इट इंक्रीज द वेरिएबिलिटी, क्योंकि अलग अलग जगह जाएंगे तो अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस लेकर के आएंगे। इट इज़ ए गुड मैथड फॉर इंडिविजुअल मोटिवेशन। ये कि बहुत अच्छी गुड मैथड ऑफ टीचिंग है और इंडिविजुअल बहुत अच्छे से मोटिवेट होता है क्योंकि उसको रियल लाइफ सिचुएशन में हर चीज़ देखने को मिलती है। इट गिव्स रिलीफ फ्रॉम मोनोटोनस लाइफ ऑफ क्लासरूम। जब बच्चों को हम फील्ड ट्रिप ले जाते हैं तो बच्चे सीख के तो बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन एक मोनोटोनस लाइफ, क्लास में आए, टीचर ने लेक्चर दिया और चले गए, बच्चे भी अपने घर चले गए, तो बच्चों को क्लासरूम कभी कभी बहुत मोनोटोनस होने लगती है, बोर होने लगती है। तो जब फील्ड ट्रिप बच्चों को किया जाता है तो बच्चे नॉलेज के साथ साथ अपने आप में बहुत एस्थेटिक सेंस डेवलप होता है, बहुत अच्छे उनका एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, फ्रेश भी हो जाते हैं और उनका एनवायरनमेंट भी
चेंज हो जाता है, तो मोनोटोनस वे से रिलीफ मिल जाता है। देन इसके कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है तो डिसएडवांटेज क्या है कि कॉस्टली इन टाइम एंड ट्रांसपोर्ट, टाइम कंज्यूमिंग है, ट्रांसपोर्ट भी लगता है इसके अंदर, महंगा भी पड़ता है। फील्ड ट्रिप पॉसिबल फॉर लिमिटेड ऑडियंस ओनली, क्योंकि फील्ड ट्रिप कोई 100-200 बच्चों को तो लेके नहीं जा सकते, फील्ड ट्रिप में लिमिटेड ऑडियंस होते हैं। देन रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग फॉर इट्स इफेक्टिवनेस, क्योंकि जब तक फील्ड ट्रिप अगर अनऑर्गेनाइज होगी, आधे बच्चे वहाँ गए तो आधे बच्चे रह गए, तो इस तरह से ये इस मस्ट भी ऑर्गेनाइज और प्लान्ड होना चाहिए ताकि बच्चों को प्रॉपर वे में सीखने को इफेक्टिव लर्निंग हो। देन डिस्ट्रैक्टर्स कैन नॉट बी कंट्रोल, क्योंकि वहाँ पे कुछ कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं फील्ड ट्रिप में, कभी कोई बच्चा फिसल गया, कभी किसी के पाँव में मोच आ गई, कभी किसी को दस्त लग गए, कभी कोई बीमार पड़ गया, तो उसके कारण क्या होता है फील्ड ट्रिप पूरी फील्ड ट्रिप का आनंद या सीखने वाली जो एक सेंस रहता है वो कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है। कभी कभी हम तो बहुत अच्छा मन बना करके फील्ड ट्रिप में जाते हैं, लेकिन सपोज करो किसी बच्चे की लापरवाही के कारण कुछ एक्सीडेंट ही हो गया तो पूरा फील्ड ट्रिप हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम डिस्ट्रैक्शन पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो देन एडवांस नॉलेज रिगार्डिंग द प्लेस शुड बी नोन टू टीचर। अब जो एडवांस नॉलेज है पर्टिकुलर, तो एडवांस नॉलेज केवल टीचर को ही मालूम रहता है, इतना सारे बच्चों को एडवांस नॉलेज नहीं मिल पाता। देन फाइंडिंग अप्रोप्रिएट साइट में भी डिफ़िकल्ट, अब पर्टिकुलर चीज़ भी डिफ़िकल्ट होती है, जैसे एम्स में हम विजिट करवाना चाहते हैं, एम्स वालों के यहाँ कोई दूसरी फील्ड आ रही है या कोई उनका प्रोग्राम है, एनुअल फंक्शन चल रहा है, तो कभी कभी वो हमको परमिशन नहीं भी देंगे, ये अप्रोप्रिएट साइट भी सिलेक्ट नहीं हो पाती, तो वो प्रॉब्लम रहती कभी कभी। शेड्यूल आर डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, हमने जो शेड्यूल बनाया है, सपोज करो किसी हमने चौइथराम हॉस्पिटल बच्चों को विजिट करवा, अब चौइथराम हॉस्पिटल में इतना सारा टाइम हो गया तो हमने एक दूसरा और विजिट करने के लिए टाइम रखा था, लेकिन वो हमारा शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया, तो शेड्यूल आर डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। जो टाइम टेबल हमने बनाया है वो टाइम टेबल हमारा क्या होता है कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, कहीं पर कुछ डिस्ट्रैक्शन के कारण कहीं पर ज़्यादा समय लग जाता है, उसके कारण वो हमारा फुलफिल नहीं हो पाता। अगली मेथड ऑफ टीचिंग है वर्कशॉप, ठीक है। अगली मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, वर्कशॉप। तो हम देखते हैं, अब वर्कशॉप का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि वर्कशॉप इज अ मीटिंग ड्यूरिंग एक्सपीरियंस people come together, experts and consultant to find solution. Workshop is a meeting during which experienced people come together with experts and consultant to find solution to problem that have cropped up in the course of their work. ये क्या है कि वर्कशॉप एक मीटिंग जैसी होती है जिसके अंदर एक्सपीरियंस पीपल होते हैं, जो कुछ एक्सपर्ट होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, और एक प्रॉब्लम पे सोल्यूशन ढूंढते हैं, तो उसको हम वर्कशॉप कहते हैं। द वर्कशॉप प्रोवाइड ईच पार्टिसिपेंट्स अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव हिज इफेक्टिवनेस एज ए प्रोफेशनल वर्कर। वर्कशॉप क्या करता है, पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट को अपॉर्चुनिटी देते हैं टू इम्प्रूव हिज इफेक्टिवनेस एज ए प्रोफेशनल वर्कर। अब डेफिनेशन क्या है वर्कशॉप की, कि वर्कशॉप इज ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर ऑफ डिसिप्लिन और एलिड discipline collect together to take up specific issue and problem for making recommendation for future action। तो वर्कशॉप क्या है कि इज ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल है जो अलग अलग पर्टिकुलर अब पर्टिकुलर डिसिप्लिन के हैं, या पर्टिकुलर डिसिप्लिन मीन्स या सब्जेक्ट की बात कर रही है, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हैं, या अलाइड डिसिप्लिन के, या कोई दूसरे जैसे ये फिजियोथेरेपी है, ये कुछ अलग डिसिप्लिन के हैं, वो एक साथ कलेक्ट होकर के कुछ स्पेसिफिक इशू पर बात करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं और फ्यूचर एक्शन में उसको रिकमेंडेशन दिया जाता है। तो वर्कशॉप इज ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर डिसिप्लिन और अलाइड डिसिप्लिन कलेक्ट टुगेदर टू टेक ए स्पेसिफिक इशू एंड प्रॉब्लम फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर एक्शन। अब वर्कशॉप इज डिफाइंड एज assembled group of 10 to 25 who share a common interest or problem. They meet together to improve their individual and skill of a subject thorough intensive study, research, practice and discussion। तो वर्कशॉप में अपन ने देखा कि 10 से 25 लोग होते हैं, सबका कॉमन इंटरेस्ट रहता है या कॉमन प्रॉब्लम होता है। वो क्या करते हैं कि किसी टॉपिक पे या किसी सब्जेक्ट पे गहन स्टडी करते हैं, डिस्कशन करते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं, और वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्किल डेवलपमेंट
होती है। तो वर्कशॉप इज डिफाइंड एज असेंबल्ड ग्रुप ऑफ 10 to 15, 25 who share a common interest or problem. They meet together to improve their individual and skill of a subject through intensive study, research, practice and discussion. This is the definition of workshop. Then इसके purpose देख लेते हैं हम, इसके purpose क्या क्या है workshop के. It help to improve the knowledge. इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं कि it help to improve the knowledge. Then it improves an opportunity for learning. It help in evolving policies, program and methodology. ये क्या है कि कोई पॉलिसी हो, कोई प्रोग्राम हो और या कोई मेथोडोलॉजीज हो, उनको इवॉल्व करने में मदद देते हैं. देन इट प्रोवाइड मोर इंट्रैक्शन एंड डिस्कशन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स. इससे क्या ज़्यादा डिस्कशन में जो पार्टिसिपेंट होता है उनमें ज़्यादा इंट्रैक्शंस होता है और डिस्कशन होता है. इट इज़ ए कलेक्टिव थिंकिंग प्रोसेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम. क्योंकि यहाँ बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हैं, इसलिए कलेक्टिव किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है. ये कलेक्टिव एक साथ होकर के किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं. दैट इट हेल्प पार्टिसिपेंट टू एक्सप्रेस फ्रीली एंड एक्सचेंज आइडियाज़. तो क्या होता है कि ये पार्टिसिपेंट को फ्रीली अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करने का यहाँ पर मौका मिलता है. वर्किंग मेथड्स ऑफ वर्कशॉप, तो क्या क्या, फ्री चॉइस ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, प्रिलिमिनरी रीडिंग असाइनमेंट होता है यहाँ पर. देन क्लेरिफाई द सेशन को क्लेरिफाई करवाते हैं यहाँ पर. प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करवाते हैं. आपने वर्कशॉप अटेंड करी है ना, ग्रुप प्रेजेंटेशन होता है, नेक्स्ट वर्किंग डे रिव्यू प्रीव्यू, देन इंडिविजुअल कंसल्टेशन एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. ये सब बहुत सारी अलग अलग वो होती है, स्टेप्स होती हैं जो वर्कशॉप में करवाई जाती है. देन एडवांटेज क्या है वर्कशॉप का. द ट्रेनिंग प्रोग्राम हेल्प टू रीच एम ऑफ द एजुकेशनल पॉइंट. एजुकेशनल पॉइंट पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम टाइप का होता है जो एक किस में हेल्प करता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम एक टाइप का ये. देन इट इम्प्रूव लर्निंग एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव होता है इससे. देन डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग. वर्कशॉप भी टाइम कंज्यूमिंग होती है. इट नीड कांस्टेंट सुपरविजन, क्योंकि वर्कशॉप इतने आसानी से नहीं होती, उसकी भी प्रिपरेशन करना पड़ती है, उसके लिए भी कॉस्ट चाहिए, पार्टिसिपेंट चाहिए, उसमें भी मेहनत लगती है. इट नीड मैन पावर एंड इनफ मटेरियल, क्योंकि इसमें मैन पावर, क्योंकि हर वर्कशॉप में भी अलग अलग टॉपिक दिया जाता है, पार्टिसिपेंट होते हैं, तो इसमें भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है, मैन पावर चाहिए और मटेरियल चाहिए. इट इज़ मोस्टली लर्निंग एक्टिविटी. ये एक टाइप की लर्निंग एक्टिविटी है. देन अगली है एग्जीबिशन. अगली मेथड क्या है, कभी कभी हम एग्जीबिशन देख करके भी बहुत चीज़ें सीखते हैं. जब एग्जीबिशन कभी कहीं पर एविएड पे एग्जीबिशन लगाया जाता है, तो कहीं पर्टिकुलर डिजीज़ पे एविएड बनाया जाता है, तो ये एग्जीबिशन के द्वारा भी हम बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं. अब एग्जीबिशन का क्या है, इंट्रोडक्शन क्या, एग्जीबिशन आर फैमिलियर आइटम्स इन आवर इन्वायरमेंट टुडे. एग्जीबिशन आप लोगों ने सबने देखी होगी, तो ये प्रेजेंट इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा लगाई जाती है. व्हेन वी गो अराउंड an exhibition, our attention is often focused on a group of object and material that are displayed according to a deliberate प्लान. कहीं पर भी कोई एग्जीबिशन होता है तो उसको डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ करके वहाँ मटेरियल सजाए जाते हैं और हम उसको देख करके आते हैं और वो जो भी मैसेज मिलती है वो मिल जाती है. तो एग्जीबिशन आर फैमिलियर आइटम्स इन आवर इन्वायरमेंट टुडे. व्हेन वी गो अराउंड ऑन एग्जीबिशन आवर अटेंशन इज ऑफन फोकस्ड ऑन ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट. पर्टिकुलर चीज़ पे हमारा या मटेरियल पे हमारा हमारा दिमाग अटेंशन फोकस किया जाता है. डेलिबरेटली प्लान, क्योंकि जो एग्जीबिशन पर लगाई जाती है वो जानबूझ के इसलिए लगाई जाती है ताकि हम उसको देखें और उस एग्जीबिशन से जो भी हम सीखें या हमको कुछ करना हो तो हम वहाँ पे कुछ ले सकते हैं. देन वैल्यू ऑफ एग्जीबिशन का क्यों महत्व है, क्या कारण है. इट इज़ वन ऑफ द इफेक्टिव मोड ऑफ मास. यहाँ पर एग्जीबिशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाया जा सकता है, एग्जीबिशन ये है. तो इट इज़ वन ऑफ द इफेक्टिव मोड ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन ए लार्ज स्केल. यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आ सकते हैं इस एग्जीबिशन देखने के लिए, क्योंकि कहीं एग्जीबिशन 3 दिन का होता है, कहीं 4 दिन का होता है, तो डेली लोग जाते हैं. तो बहुत लार्ज ग्रुप पे, लार्ज स्केल पे लोग को एक मास कम्युनिकेशन पे इंस्ट्रक्शंस मिल सकते हैं. देन सेल्फ एक्टिविटीज़ फोस्टर्ड ऑन पार्ट ऑफ दोज हु टेक
पार्ट। यहाँ सेल्फ एक्टिविटी, हर एग्जीबिशन पे एक मेंबर खड़ा रहता है जिन्होंने एग्जीबिशन तैयार करी है। अलग अलग वो होते हैं, पॉइंट होते हैं, ये अलग अलग काउंटर बने होते हैं एग्जीबिशन का। तो हर व्यक्ति को अपनी एक एग्जीबिशन बताने का मौका मिलता है। आउटकम ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड प्रोसेस आर वेल अंडरस्टूड। अलग अलग टाइप की डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है तो हर किसी को समझने का वहाँ मौका मिलता है। टीम स्पिरिट इज़ इनकरेज्ड, क्योंकि एक टीम के द्वारा एग्जीबिशन बनाया गया है तो सही में टीम स्पिरिट तो आएगी सब में। बच्चों में बनाया है या टीचर ने बनाया है तो टीम स्पिरिट आ जाती है। टीम स्पिरिट मीन्स सब एक यूनिटी से काम करने की आदत। तो पेरेंट्स एंड विजिटर्स कैन हैव एन आइडिया ऑफ वर्क डन बाय द स्टूडेंट, क्योंकि जब बच्चे एग्जीबिशंस लगाते हैं तो उनके टीचर के द्वारा और स्टूडेंट के द्वारा भी बहुत सारे, या उनको जो विजिटर्स देखने के लिए आते हैं एग्जीबिशन को, वो भी कुछ आइडिया दे सकते हैं कि अरे आपने एग्जीबिशन बनाया है तो इसमें आप कुछ ये डाल सकते थे, या कुछ अपने अपने आइडिया दे करके जाते हैं एग्जीबिशन में। एक इम्पॉर्टेंट अब अरेंजमेंट कैसे करते हैं एग्जीबिशन का? आप सभी लोग कहीं ना कहीं एग्जीबिशन तो देखने गए ही होंगे, तो एग्जीबिशन का अरेंजमेंट कैसे करते हैं? पॉपुलर, डिफिकल्ट एंड ईजियर टाइप ऑफ एग्जिबिट मस्ट बी केप्ट इंटरमिक्स। मीन्स एक पॉपुलर टाइप की है, कुछ डिफ़िकल्ट है, कुछ ईजी है, तो हर टाइप की एग्जीबिशन वहाँ पर एक मिक्स टाइप की रखना होती है। ऐसा नहीं कि सिंपल कि किसी ने कोई ने CPR पे एक एग्जीबिशन तैयार करा है, किसी ने जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम पे एक एग्जीबिशन तैयार करा है, किसी ने रेस्पिरेटरी पे करा है। तो वहाँ पे डिफ़िकल्ट, सिंपल और इजी हर टाइप की एग्जीबिशन वहाँ पर तैयार करने रखनी होती है। टू मैनी एग्जिबिट शुड नॉट बी केप्ट इन रूम, मतलब एक रूम के अंदर बहुत सारी एग्जीबिशन नहीं रखना चाहिए, सबके लिए थोड़ा सा गैप होना चाहिए, क्योंकि एग्जीबिशन में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ पे अलग वहाँ अलग। तो एग्जीबिट के लिए सबके अलग अलग रूम होना चाहिए। एग्जिबिट मस्ट बी केप्ट इन ए वेल लाइटेड प्लेस, क्योंकि प्रॉपर लाइटिंग नहीं होगी तो एग्जीबिशन सबको समझ में नहीं आएगी। दूर होना चाहिए और वेल लाइटेड रूम होना चाहिए ताकि देखने वालों को एग्जीबिशन अच्छे से समझ में आए। देन 4th नंबर पे, इट इज़ बेटर टू पुट वन सिंगल आइडिया इन एन एग्जिबिट। अगर एक एग्जीबिशन आप बना रहे हो तो उसमें एक सिंगल आइडिया ही कोई प्रेजेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसमें रेस्पिरेटरी बता रहे हो, आप उसके अंदर वो भी CPR ही बता रहे हो। तो अगर आपने एक चीज़ पे एग्जीबिशन बताई है तो एक ही आइडिया को पर आपकी एग्जीबिशन होना चाहिए, एक ही एग्जीबिशन में अलग अलग आइडियाज़ नहीं होना चाहिए। कलरफुल एंड मूविंग एग्जिबिट विल अट्रैक्ट द अटेंशन। जब भी आप कोई एग्जीबिशन बना रहे हो तो थोड़ा सा कलरफुल होना चाहिए, मूविंग होना चाहिए। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में बना रहे हो तो आप सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट से लंग्स में कैसे ब्लड जाता है, फिर ऑल ओवर द बॉडी कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है, तो थोड़ा सा मूविंग एग्जिबिट बनाओगे तो वो ज़्यादा लोगों के लिए अट्रैक्टिव रहेगा और वो लर्निंग अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। देन इंटायर कैंपस शुड बी क्लीन एंड शुड प्रेजेंट ए फेस्टिव अपीरेंस। जिस कैंपस में आप एग्जीबिशन लगा रहे हो वो साफ एंड सुथरा होना चाहिए और वहाँ पे बहुत अच्छा अपीरेंस होना चाहिए कि जो भी लोग देखने के लिए आए उनको वहाँ पर बहुत अच्छा लगे। नहीं तो कैंपस ही ख़राब होगा तो बोले अरे बाहर तो इतना गंदा है, अंदर कौन देखने जाएगा। तो इस तरह से आपको वहाँ पे एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। देन उसकी प्लानिंग कैसे करते हैं एग्जीबिशन की प्लानिंग में फर्स्ट ये आएगा, पुट ओनली वन क्राइटेरिया, वन सेंटर आइडिया। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक एग्जीबिशन में एक ही आइडिया होना चाहिए। प्लेस यूर एग्जिबिट वेयर इट इज़ इजीली व्यूएबल, मीन्स ऐसी जगह आपका एग्जीबिशन होना चाहिए जो सब लोग आसानी से देख सके। ऐसा नहीं कि देखने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, किसी ने दूर से ही देख लिया, किसी ने उसको समझने की कोशिश ही नहीं करी। तो इस तरह से आपको बहुत वहाँ पर इस ऐसी जगह पर आपका एग्जीबिशन होना चाहिए कि सभी लोगों को क्लियर दिखाई दे। एन एग्जिबिट इज सीन नॉट रीड। एग्जीबिशन ऐसा है कि केवल वो देख सकते हैं, अगर पढ़ेंगे वहाँ पर तो वो क्या चल रहा है वो देख नहीं पाएंगे कि एग्जीबिशन देखने लायक ही, न कि रीड करने लायक है। मेक यूर लेबल शॉर्ट एंड सिंपल। यदि आप कुछ लिखना भी चाहते हैं तो आपके जो लेबल हो कैसे छोटे छोटे और सिंपल होना चाहिए, जैसे बड़े बड़े लेबल एग्जीबिशन में नहीं होना चाहिए। लेबल शुड बी यूनिफॉर्म एंड लेजिबल। तो मतलब जो आप लेबल लगा रहे हो वो कैसे होना चाहिए, सब एक ही साइज़ की होना चाहिए। अगर आप लेबल आप कैपिटल लेटर में लगा रहे हो तो सब दूर कैपिटल लेवल के लेबल लगाओ। ऐसा नहीं कि और कभी आप उसके लगा रहे हो कर्सिव में लगा रहे हो तो कर्सिव में, कैपिटल में लगा तो कैपिटल में। और लेजिबल मीन्स ये सब प्रॉपर वे में विजिबल होना चाहिए और
क्लियर होना चाहिए। देन मोशन अट्रैक्ट अटेंशन, अगर आप एग्जीबिशन में मूवमेंट रखोगे या मूविंग करता हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम बनाओगे, ये जैसे आप हमारी रेस्पिरेटरी प्रोसेस बता रहे हो, तो हार्ट और लंग्स, जिस तरह से लंग्स हमारे मूवमेंट करते हैं, हार्ट जैसे मूवमेंट करते हैं, इस तरह से आप मूविंग एग्जीबिशन बनाओगे, दैट विल बी अट्रैक्टिव फॉर द स्टूडेंट। अगली अगली हमारी मेथड्स ऑफ टीचिंग होती प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, मतलब कंप्यूटर टीचिंग, कंप्यूटर के द्वारा कैसे टीचिंग की जाती है, वो भी एक इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग है। ये हमारा टॉपिक बहुत लंबा हो गया, लेकिन मैं आज ही इसको ख़त्म करना चाहती हूँ, है ना। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस में हम देख लेते हैं कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के इंट्रोडक्शन क्या है कि प्रोग्राम इज ए डिवाइस टू कंट्रोल द स्टूडेंट बिहेवियर एंड हेल्प देम टू लर्न विदाउट द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ ए टीचर। तो इंस्ट्रक्शन इज द पर्पसफुल ऑर्डरली कंट्रोल्ड सीक्वेंसिंग ऑफ एक्सपीरियंस टू रीच एन स्पेसिफिक गोल। ये प्रोग्राम डिवाइस है जो स्टूडेंट को कंट्रोल, स्टूडेंट का व्यवहार कंट्रोल करती है, ठीक है। और बच्चे इसके अंदर कभी कभी टीचर नहीं भी हो तो भी बच्चे सुपरवाइज है, जैसे कैमरे लगे हुए रहते हैं, है ना। जैसे एग्जाम में कैसे कैमरे लगे हुए रहते हैं, बच्चों को मालूम है कि अरे कैमरे लगे हुए हैं, अगर हम हरकत करेंगे या नकल करेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये एक डिवाइस है टू कंट्रोल द स्टूडेंट्स बिहेवियर एंड हेल्प देम टू लर्न विदाउट द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ ए टीचर। अगर जैसे टीचर यहाँ पे नहीं भी रहेंगे तो भी बच्चे डिसिप्लिन वे में बिहेव करेंगे और अपना काम चुपचाप करेंगे। तो इंस्ट्रक्शन पर्पसफुल होना चाहिए, ऑर्डरली होना चाहिए, कंट्रोल्ड सीक्वेंस ऑफ एक्सपीरियंस टू रीच ए स्पेसिफाइड गोल। Program instructions is presentation of material in step by step procedure with knowledge of result and the possibility of different course through instructions। जैसे यहाँ एक टीवी में मैटर चल रहा है, बच्चे चुपचाप वे में देख रहे हैं, तो ये मटेरियल को स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है, ये किसी प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप दिखाया जा रहा है और बच्चे बैठ करके देखें। तो स्मिथ एंड मोरे ने क्या कहा है कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द मटेरियल टू बी लर्न इनटू अ सीरीज ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स। यूजुअली इट मूव्स द स्टूडेंट फ्रॉम ए फैमिलियर बैकग्राउंड इनटू ए कॉम्प्लेक्स एंड न्यू सेट ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड अंडरस्टैंडिंग। 10 स्लाइड और बची है, 10। सेल्फ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम आर एजुकेशनल मटेरियल फ्रॉम विच द स्टूडेंट लर्न। These programs can be used with many types of student and subject matter either by themselves, hence the name self instruction, or in the combination with other instructional technique। ये अलग अलग टाइप की डेफिनेशन है, किसी भी एक डेफिनेशन को आप लिख के याद कर लेना, सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, प्रिंसिपल ऑफ ए स्मॉल स्टेप्स, दैट प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव और रिस्पॉन्डिंग, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, देन प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट रीइंफोर्समेंट, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट टेस्टिंग। सो दीज आर सम प्रिंसिपल विच आर यूज्ड in program instructions। Advantage of program instructions, student is kept active and alert, क्योंकि कैमरे लगे हैं सामने, वो डिवाइस चल रही है तो बच्चे बहुत एक्टिव लर्नर होते हैं। टीचर गेट रिलीव ऑफ डूइंग ऑर्डिनरी जॉब्स एंड सी कैन प्ले अदर रोल। टीचर्स अगर क्लास में नहीं है तो वो दूसरे काम कर सकती है, ठीक है, वहाँ पर डिवाइस पूरा काम कर रही है। सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम कैन बी एलिमिनेटेड, वहाँ पे किसी भी तरह के सोशल इमोशनल प्रॉब्लम्स नहीं आती है। देन प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग। प्रोग्राम के द्वारा सारे इंस्ट्रक्शंस बच्चों को दिए जाते हैं और बच्चे वहाँ पे भले ही टीचर नहीं है लेकिन डिवाइस चल रही है और डिवाइस के द्वारा सारे इंस्ट्रक्शंस बच्चों को दिए जाते हैं और बच्चे अपने काम चुपचाप तरीके से करते रहेंगे। एवरी स्टूडेंट कैन वर्क एट हिज ओन प्लेस। जैसे यहाँ कहीं पर है कि ये यहाँ पर क्लासरूम में बैठने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बच्चों को अपने घर बैठे भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलते रहते हैं और बच्चे काम करते रहते हैं। देन मोर कॉम्प्लेक्स ऑफ द कॉन्सेप्ट कैन बी नोन। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट है उसको भी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के द्वारा पढ़ा दिया जाता है। अगली मेथड है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, यहाँ पर व्हाट योर प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको सीखना और उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इज द बेसिक ह्यूमन लर्निंग प्रोसेस दैट अलाउड
primitive man to survive in his environment। एक प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग ये है कि इसके अंदर व्यक्ति खुद अपने अपने इन्वायरमेंट में रह करके उसकी लर्निंग प्रोसेस होती है। और देन प्रॉब्लम बेस्ड इज एन इंस्ट्रक्शन मेथड इन विच स्टूडेंट वर्क इन स्मॉल ग्रुप टू गेन नॉलेज एंड अक्वायर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ये भी एक स्मॉल ग्रुप, ये भी इंस्ट्रक्शन मेथड है जिसके अंदर बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और स्मॉल ग्रुप में बच्चे रह करके अपना नॉलेज गेन करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखते हैं। तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इज एन इंस्ट्रक्शनल बीपीएल मतलब प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इज इंस्ट्रक्शनल मेथड इन विच स्टूडेंट वर्क इन स्मॉल ग्रुप टू गेन नॉलेज एंड अक्वायर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब इसके डेफिनेशन क्या है? प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग कैन हैव मेनी डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग ऑन द डिज़ाइन ऑफ द एजुकेशनल मेथड एम्प्लॉयड एंड स्किल ऑफ द लेक्चरर। तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है कि ये एजुकेशनल मेथड है और स्किल सिखाई जाती है किस तरह से टीचर लेक्चर दे। देन ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है, कोई दो में से कोई एक डेफिनेशन याद कर लेना बच्चों। और एम्स ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के एम्स क्या क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है, बच्चे खुद सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, स्मॉल ग्रुप लर्निंग है, छोटे ग्रुप में बच्चे सीखते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बच्चों में डेवलप हो जाती, गहन चिंतन बच्चों में आ जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द करिकुलम, क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स इंटीग्रेटेड होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो ये यहाँ पर ये एम्स ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। लर्निंग इज ड्राइवन फ्रॉम चैलेंजिंग ओपन एंडेड प्रॉब्लम। जितनी चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स हैं और ओपन एंडेड प्रॉब्लम है, जिन प्रॉब्लम को समाधान ये प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के द्वारा होता है। लर्निंग इज स्टूडेंट सेंटर्ड, बच्चे सीखते हैं, स्टूडेंट सेंटर लर्निंग है ये। स्टूडेंट वर्क इन ए स्मॉल कोलैबोरेटिव ग्रुप, बच्चे स्मॉल कोलैबोरेटिव ग्रुप में सीखते हैं। न्यू इन्फॉर्मेशंस इज एक्वायर्ड थ्रू सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, नई टेक्नोलॉजी बच्चे सीखते हैं। एडवांटेज क्या है? इट इंक्रीज रिट्राइटेबिलिटी, इससे बच्चों में एक नई ऊर्जा और नई चीज़ें सीखने को मिलती है। इट प्रमोट्स डीप लर्निंग इन स्टूडेंट, बच्चों में डीप लर्निंग प्रमोट होता है। इट इम्प्रूव प्रेजेंटेशन एंड फीडबैक स्किल, बच्चों को प्रेजेंटेशन करने की और फीडबैक स्किल डेवलप होती है। प्रमोट टीम वर्किंग, टीम का वर्क करने की एक फीलिंग आती है। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग हेल्प देम टू लर्न एंड कॉम्प्रहेंस न्यू मटेरियल मोर इजीली। एक कॉम्प्रहेंसिव वे में बच्चे सीखते हैं। कॉम्प्रहेंसिव में बच्चे सोशल, मोरल, साइकोलॉजिकल हर एस्पेक्ट में बच्चा यहाँ पर सीखता है। डिसएडवांटेज क्या है इसके कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग स्टाइल कोर्स डू नॉट परफॉर्म एनी बेटर इन नेशनल एग्जामिनेशन, इससे नेशनल एग्जामिनेशन बच्चे इतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाते। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग डज नॉट प्रमोट द मेमोराइजेशन ऑफ फैक्चुअल मटेरियल फॉर टेस्ट, जो फैक्चुअल मटेरियल है उनको बच्चे उतने अच्छे से नहीं सीख पाते। स्टूडेंट हैव टू डेवलप द स्किल कंसाइजली, बच्चों को बहुत कंसाइजली वे में स्किल सीखना पड़ती है। ये इतना हो गया बच्चों, है ना। आगे नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और देखेंगे, ठीक है। तो ये दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग मेथड। जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप जैसे अगर क्वेश्चन आता है कि राइट द वेरियस टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, तो पहले नंबर पे अपन ने सारी टीचिंग मेथड्स पढ़ी, उनको पहले लाइन से लिख देना। और उनमें से जो भी आपको अच्छे से आ रहा हो, जैसे रोल प्ले अपन ने पढ़ा है, सिंपोजियम पढ़ा है, ग्रुप डिस्कशन पढ़ा है, जो भी एक आता है तो उसमें से एक अच्छे से लिख देना, तो भाई ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, थोड़ा टॉपिक बहुत बड़ा हो गया है, एक ही क्लास में ख़त्म करना था। थोड़ा सा भले आधा आधा करके देख लेना इसको, पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर इसमें एक क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। तो बैठ के पढ़ना है इसको, 2-3 बार पढ़ना और सुनना लेक्चर को, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, मैं इनका PDF आपको भेज के दे दूँगी। तो हमने अभी थोड़ा जो आपको और डेप्थ में अगर देखना है तो PDF में आपको मिल जाएगा, बुक से भी पढ़ना आप। ये अपना डिस्कशन था तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग मैथड। ओके, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।